हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूनिकॉर्न फैक्ट्री क्लासेस। लास्ट लेक्चर में हमने पार्ट 2 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज सिटीजनशिप के बारे में पढ़ा। हमने आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 तक को बिल्कुल उसके सारे एक एक क्लॉज, एक एक लॉज, एक एक एक्ट के बारे में पढ़ा। हमने पढ़ा सिटीजनशिप एक्ट 1955 के बारे में भी, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 के बारे में पढ़ा। हमने ये भी देखा जो भारत में जो सिटीजनशिप लेने के लिए जो 5 मेथड्स सिटीजनशिप एक्ट 1955 में दिए गए हैं वो सारी चीज़ों को एक्सप्लेन वे में पढ़ा। हमने जो सिटीजनशिप को लॉस करने का या फिर गंवाने जो रद्द करने का जो जो प्रोविजन सारे कुछ देखा। आज इस वीडियो में हम अपने संविधान के पार्ट 3 को पढ़ेंगे जो कि फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के थर्ड पार्ट को मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है जो कि फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है। आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के थर्ड पार्ट में इसका सारा डिटेल एक्सप्लेनेशन है। और हमारे इस फंडामेंटल राइट्स पार्ट को मैग्ना कार्टा क्यों कहा गया? क्योंकि किंग जॉन ईयर 1215 में एक चार्टर करते हैं, एक डॉक्यूमेंट देते हैं, लोगों को बताते हैं कि आपके सिविल लिबर्टीज क्या क्या है। और अब अपने एडमिनिस्ट्रेशन में ये भी कहा कि हमारे कंट्री में एक रूल ऑफ लॉ होगा जिसमें सभी राजा से लेकर हर एक प्रजा, जो जो जनता है, सभी एक बराबर होंगे और उसमें उसके पास एक अधिकार होगा जो उसकी लाइफ को अच्छा बनेगा, एक फ्री मैन बनेगा। तो ये मैग्ना कार्टा था। जो फंडामेंटल राइट्स है उसमें एक वर्ड है फंडामेंटल। वो क्यों फंडामेंटल राइट्स को ही फंडामेंटल, जो राइट्स ऑफ फंडामेंटल क्यों कहा गया, यानी फंडामेंटल वर्ड ही क्यों किया गया ऐड राइट्स के आगे? इसके पीछे वजह है जो राइट्स है, जो फंडामेंटल राइट्स, जो मौलिक अधिकार हैं, वो किसी भी एक व्यक्ति के लाइफ को एक गरिमापूर्ण जिंदगी देने का काम करता है। जो फंडामेंटल राइट्स में जो डिफरेंट डिफरेंट आर्टिकल्स है, एक पर्सन को एक फुल लिबर्टी देता है, फुल लिबर्टी की बात करता है, उसमें हर एक इंडिविजुअल्स की डिग्निटी इसकी बात करता है। तो आज हम यही देखेंगे फंडामेंटल राइट्स में कौन कौन से आर्टिकल्स और क्या क्या आर्टिकल्स में क्या क्या प्रोविजंस है थ्रू डिफरेंट डिफरेंट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स, डिफरेंट केसेस। और एक प्रॉपर फ्लो में देखेंगे कि आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक क्या क्या चीज जिक्र है हमारे संविधान में। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने जाना ही फंडामेंटल राइट्स को फंडामेंटल राइट्स क्यों कहते हैं, क्योंकि एक ओवरऑल जो डेवलपमेंट इंडिविजुअल को चाहिए, जो अधिकार चाहिए, तो एक इंडिविजुअल को एक लिबर्टी चाहिए, वो एक इस आर्टिकल्स में जिक्र है। तो आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक फंडामेंटल राइट्स में है। इसलिए फंडामेंटल राइट्स में जो पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इसका जिक्र है, आर्टिकल 12 से 35 तक इसमें है। और ये गारंटी देता है कि फंडामेंटल राइट्स सिटीजन और नॉन सिटीजन के पास होंगे। दीज राइट्स फ्रॉम द कॉर्नर स्टोन ऑफ द इंडियन डेमोक्रेसी। भारतीय संविधान, जो हमारा भारत का संविधान है, हम कहते हैं कि सबसे बेस्ट है, सबसे अलग है। और इसकी जो व्याख्या हम लोगों के जो बहुत बड़े ज्यूरिस्ट, जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स हैं, वो व्याख्या करते हैं कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत ही डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को दिखाता है, फिलॉसफी को दिखाता है। क्योंकि जो फंडामेंटल राइट्स है हमारे इंडियन डेमोक्रेसी का एक कॉर्नर स्टोन है। ये इंश्योर करता है कि हर एक इंडिविजुअल के पास उसकी लिबर्टी हो। लिबर्टी मतलब एब्सेंस ऑफ रेस्ट्रेंट्स, मतलब कोई रोक टोक ना हो वाइल बैलेंसिंग द स्टेट अथॉरिटी। मतलब लिबर्टी हो एक लिमिटेशन वे में हो जिसमें स्टेट अथॉरिटी कुछ कुछ बैलेंस करके चल रही हो। ओरिजिनली हमारे संविधान में 7 फंडामेंटल राइट्स थे, 7 राइट्स दिए गए थे, लेकिन उसको हम बाद में सिर्फ 6 फंडामेंटल राइट्स में, क्योंकि एक फंडामेंटल राइट्स जो राइट टू प्रॉपर्टी वाला हिस्सा था वो 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 के तहत हमने इसे रिपील कर दिया। हम देखेंगे आगे जाके पूरे इस इंसिडेंट में, इस फ्लो में जो इवेंट्स होंगे इंपॉर्टेंट, उसमें जिक्र रहेगा इस सब चीज़ों का कि कैसे हटा दिया गया। दीज राइट्स आर अमेंडमेंट बाय पार्लियामेंट। जो भी राइट्स है हमारे फंडामेंटल राइट्स है वो पार्लियामेंट द्वारा उसको अमेंड किया जा सकता है। लेकिन हमने एक लास्ट वीडियो में भी जब प्रियम्बल पढ़ रहे थे तो उसमें कहा था बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर को बिना छुए पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स का अमेंडमेंट कर सकती है। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं। जो हमारे पास जो फंडामेंटल राइट्स है वो कहीं ना कहीं रीजनेबल रिस्ट्रिक्टेड है। ऐसा नहीं कि एब्सोल्यूट राइट है हमारा फंडामेंटल राइट्स
कि हम जैसे मान लो राइट टू फ्रीडम है, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है कि हम कहीं भी घूम सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि कभी भी कहीं भी जा सकते हैं। जैसे हमारे पास राइट्स नहीं है कि अब हम जो शेड्यूल्ड एरियाज है वहाँ पे कभी भी कहीं भी जा सकते हैं, उसके पीछे लिमिटेशंस लगे हुए हैं, कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं। ऐसे ही हर एक संविधान के जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो लिमिटेड है, मतलब एब्सोल्यूट राइट्स नहीं है। इसके ऊपर कुछ न कुछ स्टेट के रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए हैं, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगे हुए हैं। और जस्टिस, और ये जो हमारा संविधान है जस्टिशिएबल है, कैसे कि अगर हमारे संविधान में जो हमारे फंडामेंटल राइट दिए गए हैं और उसका पूर्ण रूप से आप इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हो और सरकार उस पर रोक लगा रही हो, तो आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। यह जस्टिसिएबल है थ्रू कोर्ट्स। दे प्रोटेक्ट अगेंस्ट बोथ स्टेट एंड इंडिविजुअल एक्शंस व्हाइल प्रमोटिंग पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। हम हमारा जो राज्य है, जो स्टेट है, एडमिनिस्ट्रेशन है, वो किसी भी तरह का हमारे पर रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते हैं। ये हमारा फंडामेंटल राइट्स में सारी बातें जिक्र लग गया है और यह दिखाता है कि हमारा पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है जो है उसको प्रमोट करता है हमारा फंडामेंटल राइट्स। अब हम अपने फंडामेंटल राइट्स के की फीचर्स की बात करें, जो महत्वपूर्ण उसकी जो इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं हम उसकी बात करें, तो सबसे पहली बात है कि यह अमेंडेबल है, मतलब इसको आप संशोधन किया जा सकते कर सकते हैं, संशोधन किया जा सकता है सरकार द्वारा, लेकिन उसके बेसिक स्ट्रक्चर को बिना टच किए, बिना हिट किए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा हुआ है केशवानंद भारती केस में कि भारत सरकार या पार्लियामेंट किसी भी तरह का फंडामेंटल राइट्स में अमेंडमेंट कर सकती है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं छूना है। और बेसिक स्ट्रक्चर का क्या है वो हम एक बार में नहीं बताएंगे, थ्रू डिफरेंट जजमेंट्स अगर इवॉल्यूशन होगा तो हम वो बताएंगे। क्वालिफाइड है, राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट, मतलब मैंने कहा था ना कि राइट एब्सोल्यूट नहीं है, इसके ऊपर कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगे हुए हैं, स्टेट ने कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा रखे हैं। जस्टिशिएबल, आप अगर आपका संविधान में जो फंडामेंटल राइट्स दिए हैं और किसी तरह से आपको यूज में नहीं आ रहा हो या फिर सरकार ने किसी तरह की लिमिटेशन लगा रखे हो, तो आप जस्टिसिएबल है, आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं थ्रू डिफरेंट आर्टिकल, जो आर्टिकल 32 है, आर्टिकल 26 हाई कोर्ट के लिए है, और इसके थ्रू यह मोरल डिक्लेरेशन भी दिखाता है। और डेमोक्रेटिक है, प्रमोट पॉलिटिकल डेमोक्रेसी बाय लिमिटिंग एग्जीक्यूटिव टायरनी, मतलब एग्जीक्यूटिव्स को, जो हमारे जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके ऊपर एक लिमिटेशन लगाता है कि लोगों के पास उसके अधिकार हैं, उसके हक हैं, इन सब चीज़ों के, तो यह एग्जीक्यूटिव पे लिमिटेशन लगाता है। और जो आर्बिट्रेरी लेजिस्लेटिव लॉज है, जैसे कोई कानून बनाई जाती है उसको ऐसे नहीं बना दिया जाता, मतलब ऐसे ही नहीं बना दिया जाता, वो आर्बिट्रेरी नहीं होता, उसके प्रॉपर उसका मोटिव होना चाहिए और लॉ जस्ट वैलिड होना चाहिए, तो ही वो कहा जाएगा कि फंडामेंटल राइट्स के जो फीचर है फॉलोड हो रहे हैं। जैसे अब है 6 कैटेगरी है फंडामेंटल राइट्स के। फंडामेंटल राइट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में दिए गए हैं, आर्टिकल 12 से 35, और इसको 6 कैटेगरीज में बांट दिया गया है। जैसे राइट टू इक्वालिटी, मतलब समानता का अधिकार, आर्टिकल 14 से 18 तक है, और ये बताता है कि कानून के नज़रों में आप सभी बराबर है और आपके कानून की रक्षा, आपके हक की रक्षा कानून करेगी, और किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन आपके किसी भी जो कास्ट, सेक्स, रेस या फिर प्लेस ऑफ ओरिजिन के बेसिस पे आपको डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। आर्टिकल 14 से 18 राइट टू इक्वालिटी की बात करती है। राइट टू फ्रीडम, यानी आपको स्वतंत्रता का अधिकार है, आर्टिकल 19 से 22 तक, आर्टिकल 19 टू 22 हमारे राइट टू फ्रीडम की बात करते हैं। और इसमें जो 6 फ्रीडम्स दिए गए हैं, जो आगे चल के हम देखेंगे कि असेंबली, एसोसिएशन, मूवमेंट, रेजिडेंस, प्रोफेशन, इन सभी को प्रोटेक्ट करता है, और ये राइट टू फ्रीडम में है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आर्टिकल 23 से 24 तक है, यह ह्यूमन ट्रैफिक को प्रतिबंधित करता है, फोर्स्ड लेबर को प्रतिबंधित करता है, और 14 साल के जो छोटे बच्चे हैं, 14 साल से जो छोटे बच्चे हैं उनको हार्मफुल एक्टिविटी से इन्वॉल्व होने से रोकता है। तो यह एक्सप्लॉयटेशन से रोकने वाला आर्टिकल है 23-24। और अगला है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, हर किसी व्यक्ति को उसके, जब मैं व्यक्ति बोल रहा हूँ, पर्सन बोल रहा हूँ, तो यहाँ पे एलियंस और वो सिटीजन्स दोनों इन्वॉल्व है। हर किसी व्यक्ति को अधिकार है कि अपने फ्रीडम ऑफ कंसाइन, मतलब अपने अंतर आत्मा के जो भी जिस तरह के रिलीजियस को फॉलो करता है उसको अधिकार है कि वो प्रैक्टिस कर सके,
और उसका विस्तार भी कर सके, प्रोपिगेशन भी कर सके अपने धर्म का। अगला है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। आर्टिकल 29, आर्टिकल 30 प्रोटेक्ट्स इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। और माइनॉरिटीज की क्या डेफिनेशन है हमारे संविधान में नहीं दी गई, लेकिन ऐसे माइनॉरिटीज दो है, लिंग्विस्टिक और रिलीजियस भी हो सकता है। तो वो इंटरेस्ट को फॉलो करने, प्रोटेक्ट करने के लिए एक जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बना सकते हैं, उन सभी की बातें राइट टू हैव कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स में लिखा हुआ है। द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज हार्ट एंड सोल of the constitution, that is right to constitutional remedy, article 32, जो यह लोग व्यक्ति को अधिकार देता है कि किसी भी तरह का आपके ऊपर किसी भी फंडामेंटल राइट्स का आपका जो अब्रीजमेंट हुआ है या फिर हनन हुआ है, आपके उसकी फॉलो नहीं किया गया, आपको रिस्ट्रिक्ट किया गया आपके फंडामेंटल राइट्स को, तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, हाई कोर्ट भी जा सकते हो, लेकिन वो 226 के है। लेकिन आर्टिकल 32 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडी में डायरेक्ट आप सुप्रीम कोर्ट पे जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट रिट्स इशू कर सकती है और उसके बेसिस पे आपको सरकार को लिमिट्स लगाती है कि आपको ये कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल राइट्स दिया गया है उसको फॉलो किया जा सके। अब हम एक एक करके सभी आर्टिकल, जो आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक, उसको जाने की कोशिश करेंगे। देखिए आर्टिकल 12 से 35 ये सभी है फंडामेंटल राइट से रिलेटेड। आर्टिकल 12 कहता है, इसमें डेफिनेशन, अब जैसे मैं कहता हम लोग कहते हैं ना कि स्टेट, स्टेट का एक मीनिंग तो है कि वो बिहार राज्य, यूपी राज्य या फिर हिमाचल प्रदेश राज्य, एक स्टेट का हम कहते हैं। जैसे कहते हैं कि एक केस होता है, जैसे केशवानंद कोई ए बनाम भारत राज्य, यूनियन ऑफ इंडिया, तो उसमें जो स्टेट है वह उसका डेफिनेशन क्या है, और स्टेट का डेफिनेशन यहाँ पे है, स्टेट इंक्लूड्स, मतलब राज्य के अंदर में आने वाले क्या क्या चीजें हैं, गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, जो भारत सरकार और भारतीय संसद है, सॉरी, गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट, यानी राज्य सरकार और राज्य सरकार के जो विधानमंडल है, विधान परिषद है या विधानसभा जो भी वहां पे हो, कोई भी लोकल अथॉरिटीज जो म्यूनिसिपैलिटी, पंचायती राज, ये सभी हमारे राज्य के परिभाषा में आते हैं। किसी भी तरह का एडमिनिस्ट्रेशन हो, पुलिस, जो फौज, ये जितने भी गवर्नमेंट का पार्ट है वो सारे हमारे स्टेट्स में आते हैं। ऑल अदर स्टेचुटरी एंड नॉन स्टेचुटरी अथॉरिटीज, LIC, ONGC, किसी भी तरह का जो स्टेचुटरी अथॉरिटीज और नॉन स्टेचुटरी अथॉरिटीज हैं वो सारे ही हमारे स्टेट का डेफिनेशन में फॉल करते हैं। जैसे LIC हो, ANGC हो, OICL हो, ये सारे स्टेट का पार्ट है। और इस सुप्रीम कोर्ट ने तो यहाँ तक एक अपने जजमेंट में भी कहा है कि जो भी प्राइवेट बॉडीज इंस्ट्रूमेंट ऑफ अ स्टेट, यानी राज्य के इंस्ट्रूमेंट की तरह काम कर रहा होगा, वह भारत का ही, भारत राज्य का ही हिस्सा माना जाएगा, वो डेफिनेशन ऑफ स्टेट में ही आ जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट है ये। अब आर्टिकल 13 क्या है, देखिए आर्टिकल 13 कहता है कि कोई भी ऐसा कानून जो भारतीय संसद बनाएगी, वह जो कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट्स में जो दिया गया है उसको हिट नहीं करना चाहिए, नहीं तो वो नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। यानी सिंपल भाषा में बोले तो यह जुडिशियल रिव्यू का जो डॉक्ट्रिन है उसको दिखाता है। देखिए आर्टिकल 13 allows in consistent with or derogation of fundamental rights shall be void this exceptionally provides for judicial review। यानी कोई भी ऐसा कानून जो भारतीय संसद, लोकसभा, राज्यसभा या फिर किसी तरह के स्टेट गवर्नमेंट भी बनाए, वो फंडामेंटल राइट को हिट नहीं करना चाहिए। अगर वो हिट करे तो टू दैट एक्सटेंड, पूरा कानून नहीं खारिज होगा, लेकिन जितना कानून का हिस्सा हमारे फंडामेंटल राइट्स को हिट कर रहा होगा, तो वो उसको वायलेट कर रहा होगा, तो वह उतनी देर तक, उतनी टू दैट एक्सटेंट नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देगा। ये सिंपल से बताता है कि हमारे पास जुडिशियल रिव्यू का है, कोई भी कानून बनता है उसको एक बार जुडिशियल रिव्यू पे भेजा जा सकता है अगर वो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता होगा। तो टर्म लॉ, अब अगर ना कि कोई भी ऐसा कानून, कोई भी ऐसा लॉ जो फंडामेंटल राइट्स को हिट करता है, तो लॉ में क्या क्या चीजें होंगी, परमानेंट लॉज, ऑर्डिनेंस जो प्रेसिडेंट और गवर्नर देते हैं। अब ऐसा नहीं है कि प्रेसिडेंट और गवर्नर ने ऐसा ऑर्डिनेंस दे दिया, अब वो तो पास होने में तो अभी बाकी है, क्योंकि ऑर्डिनेंस को पास होना है लोकसभा राज्यसभा से,
गवर्नर का, विधानसभा या विधान पार्षद से, तो कोई भी ऐसा ऑर्डिनेंस ना हो जो फंडामेंटल राइट्स को करता हो, तो वह वहीं पर खारिज कर दिया जाएगा। स्टैट्यूटरी इंस्ट्रूमेंट्स, किसी भी तरह का कोई इंस्ट्रूमेंट्स नहीं होना चाहिए, कोई कस्टम्स, कोई भी ऐसा जो फॉलो किया जाने वाला संस्कृति ना हो, और हैविंग फोर्स, मतलब किसी भी तरह का जो रूल रिचुअल्स हम फॉलो करते हैं इस तरह का नहीं होना चाहिए। ये क्या होगा, आर्टिकल 30 के। हाउएवर जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स है उसको लॉ के डेफिनेशन में नहीं लाया जाएगा, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में ये कह दिया गया कि फंडामेंटल राइट्स को आप अमेंड तो कर दोगे, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को आपको नहीं टच करना है। तो जुडिशियल रिव्यू वहां पे भी है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इसमें फॉल बेशक से नहीं करता हो, लेकिन वो वहां पे भी जुडिशियल रिव्यू अभी भी बरकरार है, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये बात है कि जुडिशियल रिव्यू उसमें भी किया जा सकता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स पे। अब है आर्टिकल 14। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, और यहीं से ही जो समानता और प्रोटेक्शन, जो लॉ ऑफ प्रोटेक्शन या रूल ऑफ लॉ की बात की जाती है। देखिए आर्टिकल 14 को अगर हम सिंपल वे में कहें तो कि रूल ऑफ लॉ है, यानी एक सरजमी पे, एक वतन में कानून का ही शासन चल रहा है। यहाँ कानून की नजरों में सभी बराबर है, कोई बड़ा कोई छोटा नहीं। वही हक जो किसी अमीर व्यक्ति को दिया जाता है, वही हक एक गरीब व्यक्ति को भी दिया जाता है। अगर कोई बिजनेसमैन है बहुत बड़ा टॉप क्लास का, उसके कानून भी वही है जो एक छोटे जो रिक्शा चालक है या फिर मजदूर है, उनके भी कानून बिल्कुल ही बराबर है। इसमें रूल ऑफ लॉ है। तो आर्टिकल 14 कहता है कि स्टेट शैल नॉट डिनाई एनी पर्सन, यानी राज्य किसी भी व्यक्ति को मना नहीं करेगा कि आपको इक्वालिटी बिफोर लॉ है, कानून के आगे आपके समानता है, और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है विद इन द इंडिया टेरिटरी। ऐसा नहीं कि आप विदेश में जाके कहें कि हमारे पास इक्वालिटी है लॉ के, नहीं, हमारे इंडिया टेरिटरी में जो भी कुछ होगी ये आर्टिकल 14 के तहत। और ये आर्टिकल 14 सभी पर्सन के लिए, एलियंस के लिए भी, सिटीजन्स के लिए भी है। अब इसमें दो वर्ड दिए गए हैं, दो एक तरह के फ्रेज है, इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इस दोनों को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे देखिए इक्वालिटी बिफोर लॉ, यह एक नेगेटिव कॉनोटेशन है, यानी नेगेटिव जो अप्रोच है उसको दर्शाता है। कैसे कि कहने का मतलब है कि हम इक्वल स्टेटस में या इक्वल क्या कहते हैं, एक समान स्थिति में देखकर करें, तो हम ये कहता है ये इक्वल प्रोटेक्शन, इक्वालिटी बिफोर लॉ की कानून की नजरों में सभी बराबर है। हम ये नहीं देखेंगे कि कोई बड़ा है या कोई छोटा है, कोई नीचे तबके का है, कोई किसी की तरह का कोई भी होगा, उसको अधिकार उसी हिसाब से मिले गए हैं, यानी इक्वालिटी बिफोर लॉ है। और इक्वल सब्जेक्ट टू ऑर्डिनरी लॉ एंड नो पर्सन इज अबव द लॉ, यानी कानून की नजरों में सभी बराबर है। और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है, यह अमेरिकन ओरिजिन है, ये ब्रिटिश ओरिजिन है, याद रखना। इक्वालिटी बिफोर लॉ ब्रिटिश ओरिजिन है और इक्वल प्रोटेक्शन अमेरिकन ओरिजिन है। इसमें कहता है यह एक पॉजिटिव अप्रोच है या पॉजिटिव नोशन है। इंश्योर इक्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट अंडर इक्वल circumstances and similar application of laws to similar situation। यानी कहने का मतलब है जिस सिचुएशन में, जिस सर्कमस्टांसेस में जो लोग हैं, उसके बेसिस पे हम कानून की नजरों को देखेंगे। एक कॉन्सेप्ट है इसमें इंटेलिजेंस डिफरेंशिया। इंटेलिजेंस डिफरेंशिया मतलब अगर इस इक्वल प्रोटेक्शन लॉ के थ्योरी पे चले तो इनका कहना है कि लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक, मतलब एक सिचुएशन पे जो हम रखेंगे, सिमिलर सिचुएशन पे एक तरह का कानून होना चाहिए, अगर कोई दूसरे सिचुएशन पे है तो उसके अलग कानून होने चाहिए। यही से थोड़ा बहुत आप देखेंगे तो रिजर्वेशन या फिर स्पेशल प्रोविजंस की बात की जाती है कि नीचे तबकों को उठाना हो, या फिर किसी तरह का जो पॉजिटिव रिजर्वेशन है, जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन या वर्टिकल रिजर्वेशन है, उस तरह की बात यहीं से निकल के आती है। कहते हैं कि जो मान लीजिए एक सिचुएशन रखिए कि अगर कोई व्यक्ति है जो डिप्राइव्ड क्लास से है, उसको ऊपर लाने के लिए अगर हम इस कानून से देखें तो उसके नजर सभी बराबर हैं, लेकिन जो लोग पीछे रह गए हैं, नीचे तबके के हो गए हैं, मान लीजिए महिला ही है, तो ऐसे सिचुएशन महिलाओं को ऊपर लाने के लिए, मान लीजिए महिला को किसी एक ट्रेन या बस में अगर सीट दे दिया जाए रिजर्वेशन कराने के लिए, तो इसलिए दिया गया है क्योंकि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है। हम चाहते हैं कि सभी को
एक तरह के सिचुएशन से नहीं आकर अलग अलग सिचुएशन में देखा जाए। अगर महिला को अगर रिजर्वेशन दे दिया जाए सीट बैठने के लिए, क्योंकि मान लीजिए कभी कभी महिला प्रेग्नेंट है या फिर हो सकता है कुछ प्रॉब्लम्स हो, तो वहाँ पे जाके अगर रिजर्वेशन बोगी है, रिजर्वेशन सीट है तो बैठ सकते हैं। तो वहाँ पे जाके एक सिचुएशन को देखो। तो इंटेलिजेंट डिफरेंशिया में यही है कि हम जिस सिचुएशन के बेसिस पे जो डिफरेंशिएट करेंगे वो हम इंटेलिजेंस बेसिस पे हो, रीजनेबल हो, ऐसे आर्बिट्ररी नहीं हो। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई भी किसी तरह का रिजर्वेशन हो या फिर किसी तरह का इक्वल सर्कमस्टांसेस पे जो हम भी फैसिलिटीज दे रहे हैं वो रीजनेबल होना चाहिए। ऐसे आर्बिट्ररी नहीं है कि अचानक से आए बोल दिया कि ये मान लो ये ट्रेन का ये डिब्बा है, ये स्पेशली किसी समुदाय के लोगों के लिए है या किसी किसी खानदान के लिए, ऐसा नहीं। एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा के आर्बिट्ररी होके इंटेलिजेंस डिफरेंशिया के अप्रोच पे चल के हम एक अलग अलग सर्कमस्टांसेस पे, एक अलग अलग सिचुएशन पे दो धाराओं को देखेंगे और लॉ को एप्लीकेबल करने में हम इस्तेमाल करेंगे। इसलिए कहा जाता है सिमिलर एप्लीकेशन फॉर लॉज टू सिमिलरली सिचुएटेड पर्संस। देखिए आर्टिकल 14 फॉरबिड्स क्लास लेजिस्लेशन बट परमिट्स रीजनेबल क्लासिफिकेशन, इट्स बेस्ड ऑन एविडेंसेस रूल ऑफ लॉ कॉन्सेप्ट। कहने का मतलब है एविडेंसेस जो रूल ऑफ कॉन्सेप्ट कहा था कि सबको रीजनेबल क्लासिफिकेशन देना चाहिए, विच हैज थ्री प्रिंसिपल: एब्सेंस ऑफ आर्बिट्ररी पावर, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड प्राइमरी ऑफ इंडिविजुअल राइट्स। यानी एविडेंसी के रूल ऑफ के अकॉर्डिंग में तीन प्रिंसिपल्स को फॉलो करना है: एब्सेंस ऑफ आर्बिट्ररी, कोई भी आर्बिट्ररी मतलब यूं ही अचानक से किया वाला कोई भी पावर नहीं होना चाहिए, रीजनेबल होना चाहिए, और इक्वलिटी बिफोर लॉ होना चाहिए, और प्राइमरी ऑफ इंडिविजुअल्स होना चाहिए। अब एक्सेप्शंस टू इक्वालिटी, अब हम जैसे करें कि कानून की नजरों में सभी बराबर है, इसमें कुछ कुछ एक्सेप्शन है। एक तो वो है कि इंटेलिजेंस डिफरेंशिया के बेसिस पे हम किसी समाज के तबके को उठाने के लिए हम कुछ कानून का प्रोविजन दे देते हैं, जैसे रिजर्वेशन आता है तो कहीं ना कहीं इसी से निकल के आता है। तो हम ये कहते हैं कि कुछ कुछ चीज़ों को क्लासिफिकेशन दे दिया है, एक सिचुएशन पे दे दिया है कि इस डिफरेंट ऑफ पीपल को एक डिफरेंट सिचुएशन पे दे दिया गया है। लेकिन इक्वालिटी में एक्सेप्शंस है, जैसे कि आर्टिकल 361 प्रेसिडेंट और गवर्नर को इम्यूनिटी देता है कि सर्टेन पावर है फ्रॉम लीगल प्रोसीडिंग ड्यूरिंग देयर टेन्योर। जब वो टेन्योर में होंगे उनके द्वारा किसी भी जो टेन्योर में है उनके जो टेन्योर के बीच में किसी भी तरह का जो क्रिमिनल ऑफेंसेस होंगे उन पे किसी भी तरह के प्रोसीडिंग्स नहीं। अगर सिविल होगा तो उनके टर्म के बाद 1 महीने का जो नोटिस पीरियड है उसके बाद से स्टार्ट होगा। तो ये आर्टिकल 360 में इम्यूनिटी दिया गया है, गवर्नर और प्रेसिडेंट को दिया गया है। और 361 में मीडिया प्रोटेक्शन है, नो लायबिलिटी फॉर सब्सटेंशियल ट्रू रिपोर्ट्स ऑफ पार्लियामेंट्री और लेजिस्लेटिव प्रोसीडिंग। यानी पार्लियामेंट में जो जो प्रोसीडिंग्स है अगर ट्रू रिपोर्टिंग हुई है तो उस पर मीडिया प्रोटेक्शन है उस पर। यानी अगर कोई मीडिया रिपोर्ट्स में ट्रू रिपोर्ट्स जा रहा है पार्लियामेंट्री प्रोसेस के ऊपर तो ये ब्रॉडकास्ट है कि कोई लायबिलिटी नहीं है उस पर। अब है आर्टिकल 10594 पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के पास ये प्रिविलेजेस है कि और स्टेट लेजिस्लेटिव की इम्यूनिटीज फॉर द लेजिस्लेटिव फंक्शन, यानी जो भी अपने विधायक के रूप में या फिर अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होने के तौर पे जो जो लेजिस्लेटिव एक्शन किए गए, जो जो कानून बनाने की प्रक्रिया में इन्वॉल्व है, उनके लिए कोई अलग से कोई ऑफेंस नहीं माना जाएगा, वो इनके ऊपर प्रिविलेजेस है। और अगला है डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी, फॉरेन जो कोई सर्व करने वाले आते हैं, डिप्लोमेटिक्स आते हैं, यूएन एजेंसी जो आते हैं, किसी भी तरह के क्रिमिनल और सिविल प्रोसीडिंग्स उन पे नहीं होता है। तो हमने कहा कि कानून की नजरों में सभी बराबर है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा सा प्रिविलेजेस भी दिया गया है, एक्सेप्शंस है इनके ऊपर, और इंटेलिजेंट डिफरेंशिया के तौर पे तो है ही। अब नेक्स्ट है आर्टिकल 15 जो कहता है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, किसी भी तरह का भेदभाव अवैध है यानी अमान्य है, वो बिल्कुल बंद किया जा रहा है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। ये डिस्कस करता है कि जो रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ के इन 6 के ग्राउंड्स पे ओनली लिखा हुआ है वर्ड, इसके ग्राउंड के बेसिस पे राज्य कभी भी किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा, ओनली लिखा है। यानी इसके अलावा जो भी होगा उसके ऊपर डिस्क्रिमिनेशन किया जा सकता है। तो उसी में ही एक्सटेंडेड प्रोटेक्शन है, नो अदर ग्राउंड इज नॉट प्रोहिबिटेड, क्योंकि यहाँ पे ये ओनली वर्ड लिखा हुआ इसीलिए लिखा हुआ है कि इन पांचों के अलावा 1 2 3 4 और 5 ये
रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ ओरिजिन के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। बाकी और किसी ग्राउंड पे करना हो तो कर सकते हैं। आर्टिकल 15(2) में लिखा जाए एक्सटेंडेड प्रोटेक्शन, यानी कुछ प्रोटेक्शंस है इसमें, जैसे प्रोहिबिट डिस्क्रिमिनेशन बाय बोथ स्टेट एंड प्राइवेट इंडिविजुअल रिगार्डिंग एक्सेस टू पब्लिक प्लेसेस, शॉप्स, रेस्टोरेंट्स एंड पब्लिक यूटिलिटीज। आप डिस्क्रिमिनेशन उस पर नहीं किया जा सकता है, ये एक्सटेंडेड प्रोटेक्शन है। आर्टिकल 15 और 3 एंड 4 कहता है रिजर्वेशन फाउंडेशन, यानी रिजर्वेशन के जो नींव है कहीं यहीं से आया है कि allows special provisions for women, children, socially and educationally backward classes, SC and STs। यानी हम जब कह रहे हैं कि हम किसी तरह का भेदभाव नहीं करेंगे इन सब चीजों पे लेकर, फिर भी हम थोड़ा सा सोसाइटी को अपलिफ्ट करने के लिए एक थोड़ा की तरह एक प्रिविलेजेस देने के लिए, ताकि वो हमारे बैलेंस जो हम बना के चलते हैं हमारे संविधान में वो हो सके, उसके लिए थोड़ा एक्सेप्शनल है। और आर्टिकल 15(3) क्लॉज 4, क्लॉज 3, क्लॉज 3 में इसका जिक्र है, और क्लॉज 5 में ओबीसी एजुकेशन रिजर्वेशन की बात की गई। इसमें SC STs की है, इसमें ओबीसी रिजर्वेशन जो 93rd अमेंडमेंट 2005, 27% जो रिजर्वेशन दिया गया ओबीसी को सेंट्रल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, और इसमें क्रीमी लेयर भी दे दिया गया कि एक क्रीमी लेयर तैयार किया जाएगा ओबीसी रिजर्वेशन में कि इतने से इतने क्राइटेरिया में फॉल करने वालों को रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा। क्रीमी लेयर इन द सेंस कि मतलब उनके पास जो फाइनेंशियल के बेसिस पे जो क्रीमी लेयर होगा, जैसे 8 लाख रुपए पर एनम का से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वो जो क्रीमी लेयर जो बेसिस है उसके तहत ओबीसी एजुकेशन रिजर्वेशन देगा। वो हम आगे पढ़ेंगे भी। आर्टिकल 15(6) ईडब्ल्यूएस का क्लॉज 6 में ईडब्ल्यूएस हम कह रहे हैं यहाँ पर किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे, लेकिन हम एक लेके चल रहे हैं कि हम सोसाइटी को अपलिफ्ट करने के लिए थोड़ा थोड़ा जो हम रिजर्वेशन के बेसिस पे जो क्लास को हम अपलिफ्ट करना चाह रहे हैं उसके बेसिस पे हम डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, लेकिन यह पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है, नेगेटिव नहीं है। तो ये वीकर सेक्शन उठाने के लिए, अपलिफ्ट करने के लिए एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूशन में है 10% रिजर्वेशन के बाद 2019 में 103rd अमेंडमेंट के तहत किया गया था। जो रिसेंट डेवलपमेंट है SC ST सब क्लासिफिकेशन में, जो द सुप्रीम कोर्ट ने जो अभी रिसेंटली में या फिर हमेशा नहीं देता है कि शेड्यूल एंड शेड्यूल कास्ट को जो ट्राइब्स है रिजर्वेशन पर्पस के लिए जो अलाउ किया है स्टेट्स को कि सब्सिडाइज कर दीजिए, मतलब क्लास बांट दीजिए SC ST में। तो इम्पेरिकल डाटा रिक्वायरमेंट, तो सबसे पहली बात यह है कि इम्पेरिकल डेटा होना चाहिए उनके पास कि जो बैकवर्डनेस है SC ST कम्युनिटीज में उनको दिखा सके वो। क्रीमी लेयर एप्लीकेशन होना चाहिए, स्टेट्स कैन अप्लाई क्रीमी लेयर प्रिंसिपल टू एक्सक्लूड प्रिविलेज ग्रुप्स फॉर। हालांकि ये सब चीज़ें अभी अप्लाई नहीं हुई है SC ST पे क्रीमी लेयर को लेकर, लेकिन उनका डेवलपमेंट है। SC ST सुप्रीम कोर्ट या अपने जजमेंट में कहते हैं कि सब चीज़ों को अप्लाई होना चाहिए। रिजर्वेशन लिमिट्स होना चाहिए 100% रिजर्वेशन फॉर एनी सब क्लासेस, यानी रिजर्वेशन के लिए एक लिमिट सेट कर रखा, वो क्रॉस नहीं करना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं क्रॉस हो ही जाता है। और चाहता है सुप्रीम कोर्ट की जो रिजर्वेशन है SC ST को दिया जा रहा है, जो नीडी है जिनको जरूरत है उन्हीं तक पहुंचे। बहुत बार ऐसा हो जाता है कि किसी एक फैमिली में रिजर्वेशन के बेसिस पे उन्हें जॉब मिल गई, पढ़ाई में अच्छा एक्सेस मिल गया और उनकी फैमिली आगे बढ़ गई, सोसाइटी आगे बढ़ गई, तो अब रिजर्वेशन का फायदा उठा के उनकी जो आने वाली फैमिली है उन जो पहले से ही डेवलप हो चुकी है, वो मतलब इवॉल्व हो चुकी है, वेलफेयर में सिस्टम आ चुकी है, उनको फिर से वो रिजर्वेशन लेके फिर आगे जानेंगे। और ज़रूरत के लोग जिनको वाकई में मिलना चाहिए वो लोग पीछे रह जाते हैं, क्योंकि वहाँ तक अभी तक वो एजुकेशन जैसा चीज़ पहुँचा ही नहीं है। तो एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी है एक SC ST के जो सोसाइटीज़ में है कि लोगों को आपस में एजुकेट करें, उनको बताए भी SC ST एजुकेशन जो रिजर्वेशन है कैसे है, क्या है, नहीं है। बहुत सारे ऐसे फैमिलीज हैं जो एक ही फैमिलीज में सारे SC ST का रिजर्वेशन के लिए फॉलो करके अपनी फैमिली तो आगे बढ़ गई, लेकिन आपके आसपास में जो SC ST रिजर्वेशन जिनको एजुकेशन ही नहीं पता है, तो रिजर्वेशन कहाँ से पता चलेगा। जो होना चाहिए मेरे हिसाब से वहाँ तक पहुँचना चाहिए, और जो वाकई में जो ज़रूरतमंद है उनको पहुँचना चाहिए। और आर्टिकल 16 कहता है इक्वालिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ये कहता है कि हर किसी नागरिक सिटीजन्स को ये अपॉर्चुनिटी है, इक्वल अपॉर्चुनिटीज है कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट या फिर अपॉइंटमेंट्स में उनके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ और रेसिडेंस। अब
इसमें प्रेसिडेंस रिक्वायरमेंट है, पार्लियामेंट कैन प्रिस्क्राइब रेसिडेंस एज अ कंडीशन फॉर एम्प्लॉयमेंट स्पेसिफिक स्टेट। ऊपर कह रहा है कि किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, लेकिन उसी में एक्सेप्शन है कि पार्लियामेंट चाहे तो एक राज्य को कंडीशन पे एम्प्लॉयमेंट स्पेसिफिकली दिया जा सकता है किसी स्टेट को, कि वो स्टेट सिर्फ अपने डोमिसाइल के भी कर सकती है। तो करंटली वो आंध्रा और तेलंगाना में है। बैकवर्ड क्लास रिजर्वेशन है, जैसे कि स्टेट कैन प्रोवाइड रिजर्वेशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, मतलब अब पहले सिर्फ डिस्क्रिमिनेशन के बेसिस पे जो रिजर्वेशन का इवॉल्वेशन है यहाँ पे दिखता है कि जॉब में या फिर एम्प्लॉयमेंट में ये बैकवर्ड क्लास को रिप्रेजेंटेटिव दे सके सर्विस में। थर्ड है रिलीजियस इंस्टीट्यूशन एक्सेप्शन, पोजीशंस इन रिलीजियस इंस्टीट्यूशन कैन रिक्वायर बिलोंगिंग टू पर्टिकुलर रिलीजन ऑन डिनोमिनेशन। देखिए अब है कि हमने इसके आर्टिकल के जो हेडलाइंस इसके ऊपर जाए तो कहा कि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी के बेसिस पे जो जो इक्वालिटी जो अपॉर्चुनिटी है एम्प्लॉयमेंट के लिए और सर्विस के लिए, उसमें किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर कोई रिलीजियस पर्पस का जो अपॉर्चुनिटी है, मतलब कोई एम्प्लॉयमेंट है, उस पर हो सकता है कि रिलीजियस का कोई रिस्ट्रिक्शन लग जाए। मान लीजिए कोई किसी एक इंस्टीट्यूशन रिलीजियस, मान लीजिए कोई मुस्लिम रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, वहाँ पे एक पद है जैसे मौलवी की जो आवश्यकता है, तो वह सिर्फ एक रिलीजियस जो मुस्लिम्स होंगे उन्हीं को ही फॉलो किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, मतलब एक रीजनेबल बात कही जा रही है कि अगर कोई मुस्लिम के संस्था को रन करना होगा तो एक मुस्लिम जो जो जानकार हो उसी को रखना चाहिए। जैसे हिंदू के जो मठ है या फिर मठाधीश है उसमें सिर्फ हिंदू को ही रहना चाहिए, क्योंकि हिंदू के जो नियम कानून है रीति रिवाज है वो हिंदू ही जानेगा। ऐसा एक्सेप्शनल केस है रिलीजियस इंस्टीट्यूशन में। और ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन तो आया ही था ताकि गवर्नमेंट सर्वेंट जो गवर्नमेंट सर्विसेज है उसमें 10% रिजर्वेशन दिया जा सके गवर्नमेंट अपॉइंटमेंट्स में। अब जो इम्पोर्टेंट केस है जो आर्टिकल 15 आर्टिकल 16 को जो दिखाता है, एक केस है इंदिरा साहनी जजमेंट। की प्रिंसिपल उसमें हम देखेंगे जो की प्रिंसिपल है इंदिरा साहनी केस 1992 में। उसने आर्टिकल 16 के क्लॉज 4 को देखा और ये देखा कि रिजर्वेशन के पॉलिसी में हम क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व कर सकते हैं। तो उसके बेसिस पे क्रूसियस प्रिंसिपल के बेसिस पे 27% ओबीसी रिजर्वेशन को दिया गया और अदर बैकवर्ड क्लासेस कंफर्म विद कंडीशंस, यानी क्रीमी लेयर वाला जो कंडीशन है उसके बेसिस पे क्रीमी लेयर को एक्सक्लूड किया गया। 50% सीलिंग है कि जो रिजर्वेशन की जो पॉलिसी है वो 50% की जो सीलिंग है उसको क्रॉस नहीं करनी चाहिए। नो प्रमोशन रिजर्वेशन, यानी रिजर्वेशन शुड बी कंफर्म सिर्फ अपॉइंटमेंट्स के लिए होगा, प्रमोशंस के लिए ओबीसी रिजर्वेशन का नहीं होगा। और ये कैरी फॉरवर्ड रूल होगा जब तक ये 50% को वायलेट नहीं कर लेता है तब तक। बैकवर्ड क्लासेस कमीशन के इवोल्यूशंस को देखें तो 1953 में हम फर्स्ट बैकवर्ड क्लासेस कमीशन देखते हैं अंडर काका केलकर्स चेयरमैनशिप 25 बैकवर्ड क्लासेस। पहली बात बैकवर्ड क्लासेस को आइडेंटिफाई करने के लिए काका केलकर के चेयरमैनशिप में ये 1953 में हुआ। फिर उसके बाद आया मंडल कमीशन। मंडल कमीशन के तहत जो सेकेंड बैकवर्ड क्लास कमीशन अंडर बीपी मंडल फाउंड 50% पॉपुलेशन एज सोशली एलिजिबल, मतलब बैकवर्ड क्लासेस में जो 52% लोग थे जो पॉपुलेशन थे वो एजुकेशनली बैकवर्ड थे, फाइनेंशियली भी बैकवर्ड थे। उनको कहा गया कि अब यहाँ से 27% जॉब का रिजर्वेशन, एक प्रपोजल दिया मंडल कमीशन ने, ध्यान रखना अभी हुआ नहीं है, एक प्रपोजल था मंडल कमीशन की तरफ से। फिर 1990 में इम्प्लीमेंटेशन होता है वीपी सिंह के गवर्नमेंट के द्वारा कि 27% रिजर्वेशन किया जाए ओबीसी को गवर्नमेंट जॉब्स में। जैसे कि वहाँ पे वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट होने लग गया था तो उसके बेसिस पे कहा था कि उनको 27% रिजर्वेशन हो, क्योंकि रिपोर्ट आई थी जो मंडल कमीशन के, उसके बेसिस पे बहुत सारे जो लोग थे जो बैकवर्ड में उन्होंने डिमांड कर दिया कि हम इतने पीछे हैं, हम इतने पीछे हर चीज़ में पीछे हैं, एजुकेशन में हो, फाइनेंशियल में हो, इकोनॉमिकली हो, तो हमें रिजर्वेशन मिलना चाहिए। फिर उसके बाद 1993 में एनसीबीसी कमीशन का एस्टेब्लिशमेंट होता है, नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस, और इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिल गया 102 अमेंडमेंट के तहत। तब तक ये सिर्फ एक नेशनल कमीशन ये थी, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं थी। अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो गई, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिल गया 102 अमेंडमेंट 2018 के तहत।
और जस्टिस रहन कमीशन ने कहा था कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन को देखना होगा रिजर्वेशन बेनिफिट्स निकलेंगे ओबीसी और डेवलप्ड साइंटिफिक सब कैटेगराइजेशन अप्रोच, यानी सब कैटेगराइजेशन अप्रोच के तहत हम ये देखना होगा कि ओबीसी में जो सब कैटेगरी है, जैसे कोई कैटेगरी ए कैटेगरी है, उसके अंदर बहुत सारे कैटेगरीज है, सब कैटेगरीज है उस कास्ट के अंदर, तो हमें देखना होगा कि उनको भी आगे करने के लिए जो जो अप्रोच लाना होगा हमें करना चाहिए। अब है आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 का जस्ट एक सिंपल लाइन ही उसको डिफाइन कर देता है कि जो अनटचेबिलिटी इज अबॉलिस्ड, मतलब अछूत का मतलब अवैध करार दिया जाता है, अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। अब अबॉलिशन, ये जो छुआछूत या फिर भेदभाव जो बहुत सालों से समाज में जो चलता आ रहा था, उसको देखिए, एक टाइम में जब ये कमेंसमेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन जब बन के तैयार हो रहा था, उस टाइम पे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी उसकी ड्राफ्टिंग कमेटी में भी थे और एक बहुत बड़े रोल में मेकर थे इस पूरे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में। तो वो खुद एक दलित कास्ट या डिप्रेस क्लास से आते थे, तो उन्होंने अपने जब वो पढ़ रहे थे या फिर अपने पढ़ाई के दौरान या अपने बचपन के दौरान या फिर बढ़ते हुए या फिर अपने इवन इतने सारी डिग्री लेने के बाद भी ये देख रहे थे, उनके साथ एक छुआछूत का जो भावना है अभी भी बरकरार थी। तो उन्होंने कहा कि, और इवन बहुत सारे लीडर्स भी इस पे अपना एक्सेप्टेंस देते हैं। महात्मा गांधी तो खुद कहते हैं कि हमारे समाज में, हिंदू समाज में, जब तक दलित और जो उन्होंने एक वर्ड दिया था हरिजन्स नहीं आएंगे तो हमारे हिंदू की प्रॉपर परिभाषा ही नहीं बनती है। छुआछूत का जो खत्म करने का जो आर्टिकल 17 है, उसमें बहुत बड़ा योगदान हमारे उस टाइम के कॉन्स्टिट्यूशनल जो फ्रेमवर्क में जो इवॉल्व थे हमारे नेता अम्बेडकर, नेहरू जी, पटेल जी, ये सब चीज़ों ने, ये सब लीडर ने उनको ख़त्म किया और कह दिया कि अनटचेबिलिटी जोल के, और जो अनटचेबिलिटी वर्ड है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड नहीं है किसी लॉ के द्वारा, ठीक है। और प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 ओरिजिनली अनटचेबिलिटी एक्ट प्रोवाइड लीगल फ्रेमवर्क फॉर एनफोर्समेंट, यानी इस आर्टिकल 17 को लीगल फ्रेमवर्क में देखा जाए तो इसमें से देखा जाएगा सिविल राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट 1955 के तहत राइट इज अवेलेबल अगेंस्ट प्राइवेट इंडिविजुअल्स एंड स्टेट एज ऑब्लिगेशन टू प्रिवेंट वायलेशन। मतलब ये तो हम राज्य के खिलाफ करेंगे, राज्य हमारे खिलाफ कोई छुआछूत नहीं करेगा, वो तो है ही, कि कोई इंडिविजुअल भी हम पे नहीं करे, कोई एक ऐसा व्यक्ति नहीं आ जाए जो किसी भी इंसान को ये कह दे कि, या फिर किस तरह का भेदभाव कर दे कास्ट के बेसिस पे या छुआछूत जो कर दे, तो उसके बेसिस पे उसको भी अवेलेबल है राइट, इंडिविजुअल पे भी और स्टेट के बेसिस पे भी। आर्टिकल 18 कहता है एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। आज़ादी से पहले बहुत सारे सूबों में बटा हुआ था हमारा देश, प्रोविंसेस में था, जैसे प्रोविंस कोई रियासत, हैदराबाद का रियासत हो गया, ग्वालियर का रियासत हो गया, जूनागढ़ का रियासत हो गया, बहुत सारे रियासत थे। तो उनके जो जो मेन सिंहासन पे बैठने वाले लोग या फिर उनके जो लीडर थे, मेन मान लीजिए वो सुप्रीम लीडर थे, उनको किसी न किसी टाइटल से नवाजा जाता, जैसे महाराजा धीराज या फिर निज़ाम, इस तरह का नाम, या फिर महाराज, ऐसे करके बहुत सारे नाम दिए गए थे, टाइटल दिए गए थे। तो एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, सिर्फ वही टाइटल्स नहीं, बहुत सारे टाइटल्स को एबॉलिश कर दिया गया था। जैसे अंग्रेज द्वारा दिया जाता था बहुत सारे लोगों को सर का टाइटल, जो अंग्रेज के हाथ में, हाँ, या उनके जो लीगल लॉज थे उनके में ज़्यादा उनका हाथ में बढ़ाते थे, उनको सर का टाइटल देते, तो सर, महाराजा धीराज, किसी भी तरह का जो टाइटल्स है उसको अबॉलिश किया जाता है। और ये भी कहता है कि स्टेट प्रोहिबिट्स स्टेट फ्रॉम कन्फरिंग द टाइटल एक्सेप्ट मिलिट्री और एकेडमिक डिसीजन। मतलब अगर आपको नाम के आगे किसी भी तरह का जो प्रीफिक्स लगाते हैं वह लगाने से मना करता है ये आर्टिकल। लेकिन अगर आपने वह प्रीफिक्स जो आपके नाम के आगे लग रहा, एजुकेशनल बैकग्राउंड की वजह से, आप मिलिट्री में है उसकी वजह से नाम ले किया गया, जैसे कोई आदमी है, जैसे मान लो विवेक है, उसके अगर उसने आर्मी में ऑफिसर है तो कर्नल ले देंगे, कर्नल विवेक, या फिर कोई डॉक्टर है तो डॉक्टर विवेक, इस तरह के। तो नाम के आगे जो प्रीफिक्स है, जैसे सीए हो गया, जो प्रोफेशनल डिग्रीज है जो एजुकेशन की वजह से उनको मिली है, उसके नाम के आगे ही लग सकता है, या फिर मिलिट्री बैकग्राउंड का हो तो ही नाम लग सकता है, नहीं तो किसी तरह का टाइटल्स आपको शुरुआत में नहीं लगाने हैं। और ये जो टाइटल्स है, बहुत सारे टाइटल, कहीं भी हम स्टेट, फॉरेन स्टेट से नहीं ले सकते हैं, ये फॉरेन स्टेट से नहीं लेना, जैसे सर के जो टाइटल्स वो भी नहीं रहेगा।
Supreme Court in Balaji Raghavan case upheld national awards, Bharat Ratna, Padma awards as they do not amount hereditary titles of nobility। मतलब कहने का मतलब है कि जो भारत रत्न या पद्म श्री से अवार्ड दिए जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये वैलिड है। हाँ, इसके नाम के आगे यूज नहीं करना है। जब इसके नाम लिखा जाएगा, जैसे मान लो पासपोर्ट पे नाम के आगे नहीं लिख दिया जाएगा कि भारत रत्न फलन है, ऐसा नहीं। जब उनको किसी चीज़ से नवाजा जाएगा या फिर कहीं पे ऐसे पुकारा जाएगा तो नाम किया जाता है, लेकिन जब ऐसा लीगल डॉक्यूमेंट्स में नाम के आगे नहीं लिखा जाएगा तो यह सुप्रीम कोर्ट ने बारिश गया। अवार्ड शुड नॉट बी यूज एज अ सफिक्स और प्रीफिक्स। नाम के आगे, नाम के पीछे कभी यूज नहीं करना है। नेम्स अदरवाइज मतलब कह दिया कि अवार्ड वैलिड है, लेकिन नाम के आगे, नाम के पीछे यूज नहीं करना है। आपको ये ध्यान रखना होगा। ये आर्टिकल 18 था। अब है आर्टिकल 19। पूरे संविधान के आर्टिकल्स, जो फंडामेंटल आर्टिकल्स, फंडामेंटल राइट्स में जो आर्टिकल्स है, उनमें से 3 आर्टिकल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपस में एक गोल्डन ट्रायंगल भी बनाता है। आर्टिकल 14 जो हमने डिस्कस कर लिया, 19 जो अब डिस्कस कर रहे हैं, और 21 जो अब डिस्कस करने वाले हैं। ये एक गोल्डन ट्रायंगल ऑफ आर्टिकल राइट्स बनाते हैं। आपस में तीनों इंटरलिंक्ड है और तीनों एक बहुत बड़ा एक अम्ब्रेला जैसा है। इसके अंदर बहुत सारे आर्टिकल्स खुद ब खुद उसके अंदर छुपे हुए हैं या फिर रुके हुए हैं या फिर नीचे बसे हुए हैं। जैसे आर्टिकल 19 कहता है कि राइट टू फ्रीडम का अधिकार है, मतलब आपको स्वतंत्रता का अधिकार है। आर्टिकल 9 ओरिजिनली हैव 7 फंडामेंटल राइट्स, पहले 7 थे लेकिन अब 6 हैं, जिसमें से राइट टू प्रॉपर्टी वाला जो अधिकार था हटा दिया गया है, जो 44th अमेंडमेंट एक्ट से हटा दिया गया 1978 का। राइट टू प्रॉपर्टी वाज रिमूव्ड। अब क्या क्या है ये 6? पहला, आर्टिकल 19(1) के क्लॉज 1 के सब क्लॉज ए में है, इसको हम ए कर लें। स्पीच एंड एक्सप्रेशन, यानी आपके पास किसी भी तरह का जो भाषा दे रहे हैं, भाषण दे रहे हैं और एक्सप्रेशन का पूर्ण रूप से अधिकार है। इसी में ही फ्रीडम ऑफ प्रेस, कॉमर्शियल एडवर्टीजमेंट, राइट टू इंफॉर्मेशन और प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेंसरशिप, यानी आपके ऊपर कोई सेंसरशिप नहीं ले सकता है। आपकी एक्सप्रेशन, स्पीच और एक्सप्रेशन के ऊपर किसी भी तरह का सेंसरशिप नहीं है, आपको कोई रोक नहीं सकता। वो आर्टिकल 19 के क्लॉज 1 के सब क्लॉज ए यानी स्पीच एंड एक्सप्रेशन में है। मैंने कहा ना, ये एक अम्ब्रेला की तरह है, इसके अंदर बहुत सारे आर्टिकल है। अब सोचिए, फ्रीडम ऑफ प्रेस जो एक इतना बड़ा फ्रीडम है, वो एक स्पीच एंड एक्सप्रेशन के उसमें सब रखा गया है। दूसरा है पीसफुल असेंबली, मतलब आपको एक असेंबल होने का अधिकार है, आपको इकट्ठा होने का अधिकार है। मीन टू से कि आप चाहे तो एक असेंबली बना सकते हैं, बना नहीं सकते, मतलब असेंबली गैदरिंग कर सकते हैं, लेकिन पीसफुल होना चाहिए। आपके कोई किस तरह का हथियार, किसी को कोई आपका ऐसा मोटिव नहीं होना चाहिए कि कोई तरह का वायलेंस क्रिएट कर सके। राइट टू होल्ड पब्लिक मीटिंग्स, आप पब्लिक मीटिंग कर सकते हैं, डिमॉन्स्ट्रेशन कर सकते हैं विदाउट आर्म्स, सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर रिस्ट्रिक्शन। याद रखिए, जितने भी सारी जो बता रहा हूँ स्पीच, राइट टू फ्रीडम, कहीं ना कहीं थोड़ा सा उस पर रिस्ट्रिक्शंस भी है, लिमिटेशंस भी लगे हुए हैं। वो चाहते तो सरकार उस पर थोड़ा बहुत रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है, जिसे पब्लिक ऑर्डर के रिस्ट्रिक्शन के बेसिस पे पीसफुल असेंबली है। जैसे याद कीजिए, कोविड-19 के टाइम पर यह जो राइट था कि पीसफुल असेंबली, तो मान लीजिए सरकार ने उस टाइम पे लॉकडाउन लगा दिया था, कोई आदमी चला गया सुप्रीम कोर्ट में, कह दिया कि हमारे आर्टिकल 19 के क्लॉज 1 के सब क्लॉज बी से हमारा यह अधिकार मिलता है, फंडामेंटल राइट है कि हमको पीसफुल असेंबली किया जाए, और सरकार ने ये ऑर्डर देके हमारे इसको वायलेट किया है, तो सुप्रीम कोर्ट कहेगी कि उसी में एक बात लिखी हुई है, सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर रिस्ट्रिक्शंस, आपके पब्लिक ऑर्डर के वजह से हम ये रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, तो यह वैलिड करा दिया जाएगा रिस्ट्रिक्शन। थर्ड वन यानी सी जो है प्रोफेशन, नहीं सॉरी, 3 ये है, 3 है एसोसिएशन। एसोसिएशन में मतलब आप किसी तरह का यूनियन बना सकते हैं, सोसाइटी बना सकते हैं, कंपनी बना सकते हैं, पॉलिटिकल पार्टी बना सकते हैं, और कि आपके पास ये भी है कि आप किसी जगह नहीं भी ज्वाइन कर सकते हैं। यह एसोसिएशन का है। मूवमेंट का है अगला, आप कहीं भी जा सकते हैं। इंटरनल फ्रीडम ऑफ मूवमेंट विद इन इंडिया, आप इंडिया के अंदर कहीं भी जा सकते हैं, ये है, लेकिन ये भी रेस्ट्रिक्टेड है। जैसे कोविड-19 में आप कहीं भी नहीं, आप क्या कहना कि राइट टू फ्रीडम का बात है, हम कहीं भी घूमने का हक है, तो हम यहाँ जाएंगे, तो कहेंगे नहीं, ये सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर किस पर है। रेस्ट्रिक्शन और ट्राइबल एरिया, अब मान लो आपको कहना है कि मुझे ट्राइबल एरिया में जाना है, नागालैंड में जाना है, एक
जो ट्राइब्स है वहाँ पे जाना है, मणिपुर के कुकी ट्राइब्स में जाना है, तो नहीं, आपको रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगे, आप वहाँ पर नहीं जा सकते, आपको एक परमिशन की जरूरत पड़ेगी। तो राइट टू फ्रीडम मूवमेंट है, लेकिन रिस्ट्रिक्शन लगे हुए हैं। फिर है रेसिडेंस, आपको किसी भी इंडिया के किसी भी पार्ट में रिसाइड और सेटल होने का अधिकार है, जिससे, और ये अधिकार इसलिए ताकि आप, हमारा जो देश है बहुत बड़ा है, बहुत डाइवर्स है, तो ताकि वहाँ पे जाके आप अपना डाइवर्सिफिकेशन, जो हमारे कंट्री का जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी का जो कॉन्सेप्ट है उसको फॉलो कर सके, रेजिडेंस का भी अधिकार है। अगला है प्रोफेशन, आप किसी भी प्रोफेशन को फॉलो करने का आपका पूर्ण रूप अधिकार है। ऐसा नहीं है कि, लेकिन इसके पीछे भी एक रिस्ट्रिक्शन है कि आपने उस चीज़ की पढ़ाई की हो या फिर उसमें आपकी एक्सपर्टीज हो। ऐसा नहीं है कि आपने डॉक्टर की पढ़ाई नहीं की हो, एमबीबीएस किया नहीं हो और जाके आप खुद प्रैक्टिस करने लगे हो, थोड़ा इलीगल माना जाएगा उसे। तो राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस सब्जेक्ट टू रीजनल क्वालिफिकेशन, आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप कहीं भी जाए और आप यूपीएससी भवन में जाए बोले कि मुझे प्रोफेशन करने का अधिकार है, तो हम इसमें यूपीएससी में अधिकारी के रूप में काम करेंगे। तो यूपीएससी कहेगा कि उसमें जाकर देखो क्वालिफिकेशन लिखा हुआ है, रीजनेबल क्वालिफिकेशन है, अगर आप क्वालिफाइड हैं तो ही आप कहीं पे यूपीएससी में आप या स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन में काम कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आप इसके बेसिस पे जाके प्रोफेशन की बात कर दी हो। तो ये थे टोटल 6 फंडामेंटल जो राइट्स थे जो फ्रीडम से रिलेटेड हैं। तो ये सिस्टम टोटल 6 याद कर लिया। अब यहाँ से चलते हैं आर्टिकल, जो अब फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन का स्कोप देखें तो क्या क्या है कि यह मीडिया और प्रेस को फ्रीडम देता है, इंफॉर्मेशन राइट देता है, ये देता है राइट कि आप सरकार के किसी भी काम के, एक्टिविटीज के, वोटर राइट्स जो अपने कैंडिडेट से उसका राइट पे होता है, तो वह क्या है, ये राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के तौर पे है। एक्सप्रेशन फॉर फॉर्म्स है, आप अपने व्यूज को डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हैं पीसफुली, लेकिन एक्सप्रेस जनरेट कर सकते हैं। चूज मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड फ्रीडम ऑफ साइलेंस ऑल्सो, और कमर्शियल क्रिएटिव्स में भी आप जा सकते हैं। ये तो स्कोप है फ्रीडम ऑफ स्पीच का। अब है आर्टिकल 20, 21, 22 प्रोटेक्शन इन क्रिमिनल लॉज, जो लॉज है जो हमारे क्रिमिनल उसमें से आर्टिकल 20, 21, 22 पे देखिए। आर्टिकल 20 कहता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट कन्विक्शन। इसमें कहता है कि अगर आपको किसी भी तरीके से आपको जो सजा दी गई है या फिर आपको जो लॉ के तहत आपको जो प्रोसीजर फॉलो करके आपको जो कन्विक्शन हुआ किसी भी क्राइम में, उसमें 3 चीज देखना होगा कि वो प्रोटेक्ट करता है कैसे आपको, कि नो एक्स फैक्टो लॉस, नो डबल जेपार्डी और नो सेल्फ इंक्रिमेशन। नो एक्स फैक्टो लॉज का कहने का मतलब है जो भी आपकी जो एक्टिविटी है, जो आपने जो क्राइम किया है या फिर आपने जो लॉ वायलेट किया है, उस टाइम पे जो लॉ एप्लीकेबल है इंडिया में, उसी कानून के तहत आपको सजा या फिर पेनल्टी जो भी लगेगी तभी दे सकती है। कोई यह कानून अब अगले फ्यूचर में जो बनेगा उस कानून को रिट्रोस्पेक्टिव करके आपको दोबारा से सजा नहीं दिया जा सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मान लीजिए अब एक कोई केस है, मान लीजिए जैसे कि कोई किसी ने चोरी का केस लगा हुआ है, किसी चीटिंग का केस लगा हुआ है उसके ऊपर, और इस चीटिंग के केस पे मान लीजिए ऐसा चीटिंग है कि आपने एग्जाम में चीटिंग की हो, तो आप उसके टाइम पे आपको 1 लाख रुपया फाइन देना है किसी यूनिवर्सिटी के एग्जाम में, तो फाइन देना है। उस एग्जाम के चीटिंग की वजह से, उस कानून की वजह से आपने उस टाइम पे फाइन दे दिया। अब इन फ्यूचर कोई कानून बन के आता है, कहता है कि जो भी इस कानून के तहत कोई भी तरह का चीटिंग किया हो उसको 1 लाख रुपए फाइन प्लस में 5 साल की सजा भी होगी, या फिर किसी तरह का क्लॉज डाल दिया जाए, वो उस टाइम के लिए होगा, रेट्रोस्पेक्टिव नहीं होगा। वो दोबारा पीछे में आके आपके जो आपने जो कृत किया है, जो आपने जो ऑफेंस किया, उसको दोबारा से उसको रिडिफाइन नहीं करेगा। आपको जो सजा होनी थी उस टाइम पे ही होगी, दोबारा नहीं हो गया, दोबारा नहीं होगा। ये नो एक्स फैक्टर लॉज पुराने सजा को हिट नहीं करेगा, और जो है सजा की जो कानून है उस टाइम पे जो प्रोसीजर फॉलो किया उसी टाइम के लिए होगा। जैसे कि अभी बीएनएसएस आया है, भारतीय न्याय संहिता के अकॉर्डिंग में बहुत सारे आर्टिकल्स में बहुत सारे ऑफेंसेस को ऐड किया गया है, बहुत सारे कानून के अंदर जो ऑफेंस है, जो क्राइम है, उसको डिफाइन किया है। उसमें एक्ट्स ऑफ कानून के जो सजा है उसको भी थोड़ा बढ़ाया है, क्योंकि अब धीरे धीरे
जो क्राइम्स है वो भी इवॉल्व हो रहे हैं, जैसे साइबर क्राइम्स आने लग गए, अब मैनिपुलेशंस के क्राइम्स आने ज़्यादा लग गए। तो उस टाइम पे मान लो कोई ऐसी सजा जो पुराने वाले कानून के हिसाब से कुछ अलग था, तो बीएनएसएस में जो कानून आया तो वो पीछे वाले कानून को हिट नहीं करेगा। ऐसा नहीं है कि कोई आदमी जो आईपीसी सीपीसी के तहत जो गिरफ्तार हुआ था, अब वो बीएनएसएस के तरह दोबारा से उसको ऐसे किया जाएगा, नहीं, रेट्रोस्पेक्टिव नहीं होगा, एक्स फैक्टो नहीं होगा। अगला है नो डबल जियोपार्डी। जैसे आपने, मैंने कहा था कि आपका कोई चीटिंग का केस है, आपके ऊपर एक फाइन लगा हुआ है 1 लाख 1.5 लाख या 2 महीने की सजा को, तो नो डबल पार्टी का मतलब है कि अब ये दोबारा जो ये कानून आपने किया है, अब इसमें कोई भी किसी तरह का एक और कोई जो कानून आपने जो एक्ट किया है उस पे उसी कानून के जो आपने क्राइम किया उसकी दोबारा से सजा नहीं होगी। कहने का मतलब है अगर कोई आप किसी ने क्राइम किया, उस क्राइम के तहत उसको सजा मिल गई, तो अब उस सजा के लिए कोई नया कानून आके फिर से आपको दोबारा सजा नहीं देने देगा। दोबारा जो ऑफेंस क्रिएट किया है उसको दोबारा क्रिएट नहीं जाएगा, वो अलग चीज माना जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई एक मर्डर का केस किसी पे लगा है, तो मर्डर का केस लगा, उसको मर्डर के केस पे सजा लगा, 302 क्राइम एक्ट लग गया। अब क्या हुआ, उसके साथ में एक और केस लग गया कि अटेम्प्ट टू मर्डर का भी केस किसी दूसरे घटना की वजह से लगा, तब उसे उसके साथ अटेम्प्ट टू मर्डर का भी सजा होगा। लेकिन वो मर्डर उसने किया, वो प्रूफ भी हो गया, कन्विक्शन भी हो गया, अब जाके कोई एक और कानून आ गया कि उस कानून के तहत 10 साल और सजा देगा, तो उस कानून के एप्लीकेबिलिटी के हिसाब से आपको फिर 10 साल एक्सटेंड नहीं करना होगा, आपको वहीं पर रहेगा, डबल जियोपार्डी नहीं होगा। लेकिन अगर उसी घटना में कुछ और घटना इंसिडेंट हो जाता है, तब उस टाइम पे आपको सजा कुछ और भी हो सकती है, क्योंकि आपने उसमें 2-3 तरह के क्राइम्स इन्वॉल्व हो गए। लेकिन सिंगल क्राइम के लिए जो आपका जो कानून सजा दे दिया, उस कानून के लिए आपको दोबारा सजा नहीं मिली जाएगी। सेम घटना के लिए, सेम क्राइम के लिए किसी एक व्यक्ति को जो सजा मिल गई है, दोबारा सेम क्राइम के लिए उसको दोबारा से कोई सजा एक्सटेंड नहीं किया जाएगी, नहीं किया जाएगा। हाँ, इसमें जो अब गुड बिहेवियर की वजह से उस कानून, जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को मर्डर की वजह से 20 साल की सजा हुई, अगले 5 साल बाद कोई कानून ऐसा आ गया, कह दिया गया कि इस कानून की सजा को कम किया जाता है, तो हो सकता है कि रेट्रोस्पेक्टिव या फिर जो एक्सपेक्ट लॉस था उसके बेसिस पे आपको कानून की सजा कम हो सकती है, क्योंकि यह पॉजिटिव वे में होगा, नेगेटिव वे में नहीं होगा, कहने का मतलब है। तो नो एक्सपेक्टेबल हो गया, डबल जेopardy हो गया। अब है नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन मतलब है कि आप अपने जो क्राइम किए हैं उस क्राइम में खुद ही उसका गवाह नहीं बन सकते, आपको खुद ही उसको एक्सप्लेन नहीं करना होगा। मतलब आप ये नहीं कर सकते कि हाँ, पुलिस में जो आपने स्टेटमेंट, मतलब आपने जो सुप्रीम कोर्ट के आगे जो स्टेटमेंट दिया वही वैलिड होगा, आपने पुलिस के आगे कुछ वैलिड दिया है, जो सजा कबूल किया है आपने पुलिस को, वो वैलिड नहीं होगा। एक इंसिडेंट से समझिए, एक व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार किया कि तुमने ये क्राइम किया है, उसके तहत ये तुम्हें साइन करना होगा कि तुमने किया है, तो उसको बहुत जोर से पीटा गया और कहा कि तुम ये कबूल कर लो कि तुमने ये क्राइम किया है। वो बहुत मार खाने के बाद उसने वो क्राइम साइन कर लिया, वो पेपर पे साइन कर दिया कि हाँ मैंने ये क्राइम किया है। अब वो उसे मजिस्ट्रेट के पास लेके जाएंगे, मजिस्ट्रेट पूछेंगे कि हाँ तुमने क्राइम किया है, तो वो अगर उस टाइम पे मना कर देगा तो पुलिस वाले के लिए दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि आपने यहाँ पे जो है सेल्फ इंक्रिमिनेशन, आप अपने सजा में खुद दलील नहीं दे सकते। आप अपना जो जो क्राइम किया है उसके आपको कोई फोर्स नहीं कर सकता है कि आप इसके बात को फैसला मानो। आपको सुप्रीम कोर्ट या जो कोर्ट के आगे है उसकी जो वैलिडिटी है नहीं होती सुप्रीम पुलिस में जो आपने स्टेटमेंट दिया है। और ये जो आर्टिकल 20 है ऑल पर्सन को इंक्लूड करता है, फॉरेनर और लीगल एंटिटीज, मतलब जो हमारे यहाँ फॉरेनर्स भी हैं उन सभी को करता है। आर्टिकल 21 मैंने कहा था कि सबसे बड़ा आर्टिकल है, मतलब लार्ज स्कोप वाला आर्टिकल है। आर्टिकल 21 इतना बड़ा आर्टिकल है कि इसके अंदर बहुत सारे ऐसे राइट्स है, जैसे राइट टू स्लीप, राइट टू हैव क्लीन एनवायरनमेंट, राइट टू बी फॉरगेटन, राइट टू डाई भी है, ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट है इसमें, बहुत सारे राइट है। तो अगर आर्टिकल 21 को एक सिंपल एक स्टेटमेंट में कहा जाए कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ लाइफ और लिबर्टी एक्सेप्ट बाय प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ एक्सपेंडेड टू एक्सक्लूड राइट टू लिव विद डिग्निटी। मतलब सिंपल वे में कहें तो किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन जीने का, गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है, और वो जीवन, गरिमापूर्ण जीवन अधिकार कोई नहीं छीन सकता अगर कोई ऐसा लॉ
जो प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ है, जो कानून इससे फॉलो किया गया है, तब तक नहीं किया जाता है। एग्जाम्पल एक केस है, AK गोपालन केस। इसमें कहा गया कि जो प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ है, इसमें होता क्या है, दो कॉन्सेप्ट है। एक है प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ और एक है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। इसको ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा कंफ्यूजिंग है लेकिन आराम से समझा जा सकता है, बहुत आसान तरीके से समझाया जाएंगे। होता क्या है, कोई भी ऐसा कानून हो तो ऐसा होगा जो किसी भी इंसान के लिबर्टी या राइट टू लाइफ को छीनेगा, लेकिन प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, कानून द्वारा जो प्रक्रिया फॉलो की, जो कानून बनाने की जो प्रक्रिया है फॉलो किया गया है, वैलिड है, तो वह कानून वैलिड माना जाएगा कि उस आदमी के लाइफ या जीवन जीने की जो अधिकार है उसको छीना गया एक वैलिड लॉ के तहत। इसका मतलब ये है, सिंपल सी बात, अगर कोई व्यक्ति किसी को जेल में डाला जाता है उसके किए हुए किसी भी क्राइम के लिए, ऑब्वियसली जेल में गया तो उसको राइट ऑफ लाइफ, राइट टू लिव विद डिग्निटी को छीन लिया गया, तो उस व्यक्ति को जेल में तभी भेजा जा सकता है जब जो लॉ बनाया गया है इसके प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो किया गया। और प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ में दो तीन चीज बातें याद रखने वाली चीजें हैं कि प्रोसीजर क्या है। हमारे भारतीय संसद के जो सिस्टम है, प्रोसीजर में, कानून बनाने की प्रक्रिया में प्रोसीजर क्या है, जो प्रोसीजर है इस तरह का कि जो सेंटर लिस्ट के जो कानून है वो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी, स्टेट गवर्नमेंट के स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी, और जो कंकरेंट लिस्ट के है स्टेट और सेंट्रल लिस्ट अपने हिसाब से बनाएगी। तो कोई भी ऐसा कानून में जो प्रोसीजर देखा जाएगा, ये देखा जाएगा क्या जो कानून सेंट्रल लिस्ट को बनाना चाहिए था, क्या वो कानून सेंट्रल लिस्ट ने बनाया है कि नहीं। कहीं ऐसा कानून जो स्टेट लिस्ट ने बना दिया हो, सेंटर में था ही नहीं, सेंटर के पास वो हक है और स्टेट में दिया हो, उससे उस आदमी की जीवन जीने की जो राइट है उसको छीन लिया गया, तो वह प्रोसीजर एस्टेब्लिश के लॉ में फॉल नहीं करेगा। एक और बात, प्रोसीजर ये भी है, ये देखेंगे कि वो कानून प्रॉपर प्रक्रिया बन के वह एक्ट के तौर पे है कि नहीं। जैसे कानून बनने के लिए एक बिल आता है, लोकसभा राज्यसभा कहीं पे भी आएगा, और प्रॉपर फॉलो होकर प्रेसिडेंट का एसेंट लगेगा, थप्पा लगेगा, तब जाके वो कानून बनता है। तो ये भी देखेंगे कि वह कानून उस टाइम पे बन के तैयार है कि नहीं। मान लीजिए किसी आदमी को इस बात से गिरफ्तार कर लिया गया, क्योंकि मान लो मुझे इस बात से गिरफ्तार कर लिया कि मैं पॉलिटी पढ़ाता हूँ, अगर वो कानून प्रोसीजर स्टेब्लिश बाय लॉ के तहत गया है और ये देख लिया जाए कि हाँ ये कानून की जो पॉलिटी पढ़ाने वाले को गिरफ्तार किया जाएगा, जैसे प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो किया गया है कि नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में बनाने वाला था कि नहीं, तब हम कह देंगे कि हाँ इस आदमी को गिरफ्तार किया जा सकता है। एक और कॉन्सेप्ट इसमें जानने के बाद है लॉ, है ना, प्रोसीजर एस्टेब्लिश लॉ। ये लॉ का डेफिनेशन क्या है, इसमें देखेंगे कि जो लॉ है ये प्रॉपर वैलिड लॉ है भी कि नहीं। वैलिड लॉ इन द सेंस की मतलब ये वही सेंस है जो हम पीछे बात कर रहे हैं कि प्रॉपर फॉलो हुआ है कि नहीं प्रोसीजर, जो लेजिस्लेचर ने बनाया है, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स ने फॉलो करके दिया है, तो वह लॉ वैलिड उस टाइम पे एग्जिस्ट करता है अभी कि नहीं। उसके बेसिस पे अगर किसी आदमी के उसके राइट टू लाइफ को छीन लिया जाए तो वह प्रोसीजर स्टेबल से वैलिड माना जाएगा, नहीं तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट उस कानून को रद्द कर सकती है। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ पे जाने से पहले एक एक गोपालन केस को हम जानेंगे। देखिए एक ही गोपालन केस हुआ क्या था इस केस में। ए के गोपालन साहब एक कम्युनिस्ट लीडर थे, उनको 1947 में भी गिरफ्तार किया गया था, मतलब पहले भी गिरफ्तार किया जा चुका है उन्हें, और 1947 के बाद जब देश आज़ाद किया गया और संविधान भी बन गया तो उसके बाद भी उनको गिरफ्तार किया गया, और सिर्फ इस बेसिस पे नहीं कि उन्होंने कोई क्राइम किया है, इस क्राइम पे किया गया कि उनको पहले से ही डिटेंशन है, तो प्रिवेंटिव डिटेंशन, उसके बेसिस पे गिरफ्तार कर लिया गया। तो जब उनको डिटेंशन पे, प्रिवेंटिव डिटेंशन के बेसिस पे कोर्ट में ले गया तो कोर्ट ने इस बात को तय किया कि जो कानून वहाँ पे बना हुआ है, जिस कानून प्रिवेंटिव डिटेंशन के कानून के बेसिस पे गिरफ्तार किया है, वो प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ के डॉक्ट्रिन पे
बेस्ड है कि नहीं, और वो देखा गया कि वो प्रॉपर वैलिड था और उनके टेंशन को वैलिड ठहराया गया था, तो ये कहा गया कि यह प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ के बेसिस पे है। लेकिन इस प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ के कॉन्सेप्ट में एक चीज मिसिंग होता है कि यह जो लॉ है, यह इसका लॉ जो लॉ है वह उसका मोटिव कैसा है, क्या वह वाकई में एक सामाजिक जो हमारा जो संतुलन है उसको बनाए रखता है, क्या वह जो वाकई में रिजनेबल है, मतलब ऐसा कानून नहीं जैसे कि इसका कोई तुक नहीं हो, जो बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स को हिट करती हो, ऐसे कानून को देखना पड़ता है। प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ में अगर ये दे दिया जाए सारे चीजें फॉलो है तो, अगर सिर्फ हम इस मोटिव को देखने के लिए कि जो प्रोसीजर फॉलो हुआ है, जो कानून बन के तैयार हुआ है, उसका जो मोटिव है, जो समाज में कैसा इम्पैक्ट होगा, अगर हम उस चीज को चेक करती है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, तो उसको कहेंगे ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ अमेरिकन कॉन्सेप्ट है, प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ ब्रिटिश कॉन्सेप्ट है। तो अमेरिका में किसी भी तरह का जो कानून बनती है तो एक बार सुप्रीम कोर्ट उसके मोटिव को चेक करती है। ऐसा नहीं कि किसी दूसरे समाज को सप्रास करने के लिए, उसको दबाने के लिए भी कोई ऐसा लॉ आ जाए जिससे एक इनइक्वलिटी सा क्रिएट हो जाए। तो ड्यू प्रोसेस लॉ में हम उसके मोटिव को चेक करते हैं, लॉ कैसा है, वैलिड है कि नहीं है, सब चीज़ें तो प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ में चेक है। लेकिन ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में हम उसके मोटिव को देखेंगे, इसका जो रीजनेबल है वो आर्बिट्ररी नहीं होना चाहिए, तो रीजनेबल कॉज होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कुछ भी ऐसे ही कर दें। आर्टिकल 21 में यही सब चीजें हैं कि किसी भी इंसान को प्रोसेस कर दिया, लेकिन अब यह आगे चल के सुप्रीम कोर्ट मेनका गांधी केस में यह डॉक्ट्रिन को इवॉल्व करती है कि अब हम सिर्फ इस चीज पे नहीं देखेंगे कि प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ फॉलो हुआ है कि नहीं, किसी आदमी के उसके राइट टू लाइफ को छीनने के लिए हम ये भी चेक करेंगे कि यह ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के डॉक्ट्रिन को फॉलो करता है कि नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट ने, और सुप्रीम कोर्ट ने कह भी दिया ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ और जो प्रोसीजर एस्टेब्लिश का जो फॉर्मेशन डॉक्ट्रिन है वो बेसिक स्ट्रक्चर है, आप इसको हिट नहीं कर सकते हैं। तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में मेनका गांधी केस में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ आता है, आर्टिकल 21 को और स्ट्रेंथन करता है, किसी भी आदमी के उसके जीने का अधिकार को छीना नहीं जा सकता है। और राइट टू लाइफ में एक और कंसेप्ट आ जाता है, एक किसी भी इंसान को जीने का मतलब है वो प्रतिष्ठित रूप से जी रहा हो, डिग्निफाइड जी रहा हो, ऐसा नहीं कि नॉर्मली जी रहा है बस सांसें चल रही, ऐसा नहीं है, उसके पास सारी लिबर्टीज हो, सब कुछ हो। अगर कोई इंसान जीना ही नहीं चाहे और किसी तरह से बिल्कुल इल है, खत्म है कि वो नहीं कर सकता है, तो उसके पास एक अधिकार भी आ गया है, राइट टू डाई विद पॉजिटिव एनेस्थीसिया। देखिए डॉक्टर तो पूरा कोशिश करेगा उसको बचाने के, कि हमारा जो पेशेंट है उसको हम बचाएंगे। ये आदमी बेशक से मरने की इच्छा जाहिर करता हो, वो अपने प्रोफेशनल एथिक्स को फॉलो करता है, लेकिन वो आदमी ये सोच के जी रहा है कि जीना मतलब ये है कि वो डिग्निफाइड लाइफ जी रहा हो, जो चीज़ें वो करना चाह रहा हो, लिबर्टी उसके पास सरकार ने, संविधान ने वो कर रही हो, लेकिन ये यहाँ पर कुछ नहीं कर पा रहा है। और ये भी देख रहा है कि फैमिली वाले जितने भी हमारे फैमिली के लोग हैं, मेरी वजह से सभी परेशान हैं, तो उसके पास ये कहा गया कि राइट टू डाई का भी हमारे पास अधिकार होना चाहिए। हम अपनी ज़िंदगी जी चुके हैं, हमें पॉजिटिव एनेस्थीसिया देके कर जाएगा। हालांकि ये थोड़ा नेगेटिव लगता है, लेकिन फिर भी अगर अधिकार है तो है। आर्टिकल 21 में ये सब बातें गए हैं, इसके स्कोप और भी है आगे। आर्टिकल 22 कहता है प्रोटेक्शन इज डिटेंशन। यहाँ पे कन्विक्शन है, मतलब कन्विक्टेड है, यहाँ पे है डिटेंशन। देखिए डिटेंशन दो तरह के होता है, प्यूनिटिव, प्रिवेंटिव। प्यूनिटिव का मतलब हुआ कि आपने कोई क्राइम किया, उस क्राइम को सिद्ध हो गया, उसके बेसिस पे आपको डिटेन किया जाएगा, गिरफ्तारी होगी, किसी क्राइम या कोड के तहत होगा तो आप डिटेन हो गए, आपका डिटेंशन हो गया, गिरफ्तारी हो गई। तो वह आपने क्राइम किया, आपके क्राइम सिद्ध हुई, आपको सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट, किसी ने भी आपको ये कह दिया जजमेंट के थ्रू कि आपको इतने साल की सजा होगी, तो पेनल्टी है। प्रिवेंटिव है डिटेंशन, इसका कहना है कि आपने अभी तक
कोई क्राइम किया नहीं है, लेकिन आप पे शक है कि ये क्राइम कर सकते हैं, उसके बेसिस पे राज्य सरकार चाहे तो आपको डिटेन कर लेगी, तो उसके पर्पस में क्या कहेंगे, यह प्रिवेंटिव डिटेंशन है। आर्टिकल 22 के दो डिटेंशन के दो भाग में बांट दिया गया है। तो आर्टिकल 22 में जो प्यूनिटिव डिटेंशन के जो हक है वो अलग है, प्रिवेंटिव डिटेंशन के जो हक है वो अलग है। प्यूनिटिव वाले में डिटेंशन में ये हक है कि उस आदमी के पास कोई जानने का हक है कि किस क्राइम के तहत उनको डिटेन किया गया है, उसकी क्या क्या प्रोसीजर फॉलो किए गए हैं, उसको लीगल प्रोटेक्शन मिला है कि नहीं है, उसके बाद वो प्रोड्यूस को 24 घंटे के अंदर को प्रोड्यूस किया जाना हो, 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के पास। ये सारे हक जो प्यूनिटिव डिटेंशन की वजह से है, जो क्राइम उसने किया है या फिर वो क्राइम हो चुका है उसके बेसिस पे जो शक के बयान पे लग गया है। और प्रिवेंटिव में क्या है, क्योंकि उसने क्राइम किया ही नहीं है और ये हो सकता है कि इन फ्यूचर क्राइम करेगा, उसके बेसिस पे उसको डिटेन करना है, तो इसके लिए अलग क्लॉज है कि इस आदमी को 3 महीने से ज्यादा आप प्रिवेंटिव डिटेंशन के तौर पर राज्य सरकार सरकार नहीं रख सकती है। अगर 3 महीने से एक्सटेंड करना हो तो हाई कोर्ट्स के लेवल की कमेटी बैठेगी और उसको प्रिवेंटिव डिटेंशन को जितना चाहे आप उसको फॉरवर्ड कर सकते हैं। जैसे कुछ कुछ राइट्स हैं, जैसे ये ज़्यादातर प्रिवेंटिव डिटेंशन में है, लीगल रिप्रेजेंटेशन चाहिए, प्रोटेक्शन बिफोर मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर एंड प्रोटेक्शन इन प्रिवेंटिव डिटेंशन में प्रोटेक्शन की भी बात की है आर्टिकल 22 में। मुझे लगता है ये काफ़ी है आपको जानने के लिए। जैसे प्रिवेंटिव डिटेंशन को ही जानना हो तो 1975 में जो आपातकाल के दौरान सभी लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जो इंपॉर्टेंट लीडर्स जो विपक्ष के थे, वो जो प्रोटेस्ट कर रहे थे इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के अगेंस्ट में, तो उन सभी को प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत ही गिरफ्तार किया, क्योंकि उनको क्राइम किया ही नहीं था अभी तक, उसके क्राइम करने के शक के बयान पे उन सभी को प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। अब देखिए मैंने कहा था ना आर्टिकल 21 बहुत बड़ा स्कोप है, बहुत बड़ा आर्टिकल है, तो उसके जो इवैल्यूएशंस है और इसके एक्सपेंडेड राइट्स को हम देखेंगे। ये नैरो, मैंने कहा था इसके जो नैरो इंटरप्रिटेशन है वो गोपालन केस में जो मैंने बता ही दिया 1950 में, क्यों उनके जो गिरफ्तारी करने के प्रोसीजर स्टेबलाइज के बेसिस पे जब केस किया गया तो उसको कहा गया कि हाँ, जो आपको गिरफ्तारी करने के लिए जो कानून है वो प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ के डॉक्ट्रिन में फिट है, वैलिड है, तो आप गिरफ्तार एकदम वैलिड करार दिया जाता है। और ये ब्रॉडर इंटरप्रिटेशन जो मेनका गांधी के केस के बाद जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो मैंने बताया कि हम कानून की सिर्फ प्रोसीजर को चेक नहीं करेंगे, उस कानून का जो मोटिव है, जो उसका भाव है कि यह समाज में क्या इम्पैक्ट डालेगा उसकी भी चेक करेंगे। यह कहता है, ये लाइफ एंड लिबर्टी को और एक्सपेंड कर देता है। तो आर्टिकल 21 ऐसे जो प्रोसीजर है एस्टेब्लिश बाय लॉ और ड्यू प्रोसेस लॉ की वजह से और भी ज्यादा इवॉल्व होकर आता है। और बेसिक राइट्स की बात करें जो एक इंसान के जीवन के गरिमापूर्ण जीवन के लिए चाहिए, राइट टू लिव विद ह्यूमन डिग्निटी, डिसेंट इन्वायरमेंट वो चाहिए ही चाहिए, लाइवलीहुड चाहिए, प्राइवेसी भी चाहिए, राइट टू प्राइवेसी एक ऐसा इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो राइट है वो आर्टिकल 21 में है। शेल्टर है, हेल्थ है, फ्री एजुकेशन अप टू 14 ईयर्स, ये भी आर्टिकल जो बाद में जाके 21A का ही पार्ट हो गया। पार्ट 21A जो आर्टिकल 21A है उसमें राइट टू हैव फ्री एजुकेशन अप टू 14 ईयर्स एक अलग से ही बना दिया गया अमेंडमेंट के थ्रू। और लीगल राइट्स में बात करें तो राइट टू बी फ्री लीगल एड, फेयर ट्रायल, स्पीडी ट्रायल, प्रोटेक्शन फ्रॉम कस्टोडियल हरासमेंट एंड इमरजेंसी मेडिकल एड, ये सारे क्या है राइट टू लाइफ के लीगल राइट्स में जो दिए गए वो है। अगर हम सोशल के बेसिस पर राइट्स की बात करें तो राइट टू हैव इंफॉर्मेशन, राइट रेपुटेशन, फैमिली पेंशन, सोशल इकोनॉमिक जस्टिस, प्रोटेक्शन फ्रॉम नॉइज पॉल्यूशन, ये सारे हमारे जो सोशल राइट्स को बिल्ड करते हैं उसके लिए है। पर्सनल राइट्स में है क्या, राइट टू ट्रेवल अब्रोड, इसी के जो मेनका गांधी केस है कहीं ना कहीं इससे रिलेटेड है। जैसे मेनका गांधी केस में हुआ क्या था, अगर एक सिंपल सा ब्रीफ दे दूं तो मेनका गांधी जो इमरजेंसी के बाद जनता गवर्नमेंट की सरकार आई थी और इमरजेंसी में जो जो नेता गिरफ्तार किए गए तो वो सारे एक लीडरशिप बन के 1977 में चुनाव जीत के सरकार बनाती जनता गवर्नमेंट। और इंदिरा गांधी फैमिली से बदला लेने के लिए कहा जाता है, ऐसा कोई वैलिड रीजन नहीं है, बदला लेने के लिए उनकी फैमिली के पासपोर्ट जब्त कर लिया था। मेनका गांधी को विदेश जाना था लेकिन उनका पासपोर्ट जब्त कर लिया गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह जजमेंट दिया कि आपने जो ये कानून बनाया है, जो आप उस आदमी के जो प्रोसीजर क्या कहते हैं लाइफ उनका जो राइट टू लाइफ है उनको हिट कर रहे हैं। और यहीं पे ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का प्रोसीजर आया
और कहा कि उसके पास राइट टू ट्रेवल अब्रोड का अधिकार है। मैरी पर्सन ऑफ अ चॉइस, यहाँ पे किसी भी पर्सन को चॉइस करने का, मैरी ऑफ पर्सन चॉइस का है। स्लीप का है, डाई विद डिग्निटी, पैसिव एनेस्थीसिया जो मैंने बात की थी पॉजिटिव एनेस्थीसिया की, ये भी क्या है, राइट टू लाइफ के ही स्कोप में आता है। अब है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशंस एंड राइट रिलीजियस फ्रीडम्स की। आर्टिकल 23-24 राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन का है। आर्टिकल 23 सीधा कहता है कि किसी भी तरह की ह्यूमन ट्रैफिकिंग, फोर्स लेबर को प्रोहिबिट्स करता है, और यह स्टेट और प्राइवेट दोनों के पर्सन पर लागू होता है कि राज्य भी नहीं कर सकती है और कोई इंडिविजुअल पर्सन भी नहीं कर सकता है। जैसे कि कोई आदमी की कोई किसी भी, जैसे हमारे पहले जमाने में होता था कि लोग बंधुआ मजदूरी करते थे, बिना पैसे के, बिना मजदूरी के उसके यहाँ काम करते थे, तो वो इस संविधान के 23 के अकॉर्डिंग अब वो बंद हो चुका है। और ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो मानव तस्करी है वो नहीं होगा, ये बिल्कुल ही प्रोहिबिटेड है भारतीय संविधान के आर्टिकल 23 के तहत। हाँ, जो कहते हैं ना फोर्स लेबर की बात कि बिना वेज की मजदूरी, उसमें कुछ रेस्ट्रिक्शन है, जैसे कि एक्सेप्शन अलाउज स्टेट टू इम्पोज कंपल्सरी सर्विस पर। जैसे आप कोविड-19 के टाइम पे डॉक्टर्स बिना किसी हायर सैलरी के, मतलब एक्स्ट्रा सैलरी के 24 घंटे काम कर रहे थे, तो हो सकता था वो कह सकते थे कि हम, हमारे साथ में एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, हम 24 घंटे काम कर रहे हैं, 18 घंटा काम कर रहे हैं, हमारा रेस्ट करने का मौका नहीं है। तो उस टाइम पे जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट कह सकती है कि नहीं, ये पब्लिक पर्पस की वजह से है, तो ये एक्सेप्शन है, आपको बिना इस चीज के पब्लिक पर्पस के लिए आपको करना होगा, यह एक्सप्लॉयटेशन नहीं है। आर्टिकल 24 कहता है यह प्रोहिबिट्स एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो 14 ईयर्स इन हाजार्डस वर्क्स लाइक फैक्ट्रीज, माइंस एंड कंस्ट्रक्शन। 14 साल से नीचे के किसी बच्चे को फैक्ट्री, माइंस या फिर हजार्डस कंस्ट्रक्शन एरियाज में नहीं किया सकता है, और लेकिन हार्मलेस कोई काम हो वो कर सकते हैं, जैसे ढाबा वाबा में काम करने वाले बच्चे। हालांकि चाइल्ड लेबर अलग से खत्म है, लेकिन कोई अपने इच्छा से अपने जीवन यापन के लिए कर रहा है तो कोई नुकसान नहीं है उसमें, कोई राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन नहीं है। आर्टिकल 25-18 रिलीजियस फ्रीडम की बात करता है। 25 देता है कि हर किसी इंसान को, व्यक्ति को यह है कि वो अपने जो जिस धर्म को मानता है उस धर्म को फॉलो करे, प्रैक्टिस करे, प्रोफेस करे, और उसको फैलाने का भी अधिकार है, लेकिन ये भी सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर और मोरालिटी और हेल्थ है। जैसे कोविड-19 के टाइम पे बहुत सारे रिलीजियस एक्टिविटी, जैसे कोई मेला जो लगना था वो बंद हो गया रिलीजियस एक्टिविटी पे, या फिर किसी तरह का, जैसे मस्जिदों में नमाज पढ़ते हैं तो उसको भी बंद कर दिया गया था कि अब रिलीजियस एक्टिविटीज़ को उस टाइम पे बंद किया जा रहा है, क्योंकि मोरालिटी और हेल्थ की बात की है, पब्लिक ऑर्डर की बात करी गई है। आर्टिकल 27 कहता है रिलीजियस डिनोमिनेशन राइट टू मैनेज अफेयर्स, एस्टैब्लिश इंस्टीट्यूशन एंड एडमिनिस्ट्रेट प्रॉपर्टी। यानी ये कहता है कि अगर किसी जो रिलीजियस इंस्टीट्यूट है किसी को करना हो, या फिर इस्टेब्लिशमेंट करना हो, प्रॉपर्टी को एडमिनिस्टर करना हो, तो उसके हक है कि रिलीजियस डिनोमिनेशन के बेसिस पे आप राइट उनके पास मैनेज करने का अधिकार है। जैसे कि आप देखते होंगे जो मदरसाज हैं या फिर कोई हिंदू के स्कूल्स, संस्कृति विद्या मंदिर वगैरह हो गए, उनको ये अधिकार है कि वो अपना मैनेज अलग से कर सकते हैं, उसके कोई सरकार का रोक टोक नहीं होगा। आर्टिकल 27 ये प्रोहिबिट्स करता है, मतलब ये रोकता है कि किसी भी तरह के कंपलसरी टैक्स जो है नहीं पे करना होगा, इसीलिए क्योंकि वो रिलीजियस काम के लिए यूज किया जाना है। मतलब द प्रोसीड्स ऑफ विच आर स्पेसिफिकली अप्रिशिएटेड इन पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस फॉर द प्रमोशन और मेंटेनेंस ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन और रिलीजियस डिनोमिनेशन। कहने का मतलब है कि आपके ऊपर किसी भी तरह का टैक्स का इम्पोजिशन नहीं होगा, सिर्फ इस नाम पे कि हमें इस रिलीजन के प्रोपिगेशन के इनको बढ़ाने के लिए चाहिए, ये रिलीजन इंस्टीट्यूशन के बढ़ाने के लिए चाहिए। जैसे आप किसी खाने की बिल में जाएंगे या फिर किसी सरकारी काम में या किसी भी शॉपिंग करने के लिए जाएंगे और वो बिल आएगा, तो उसमें इस बात से आपको बिल या टैक्स नहीं लिया जा सकता है कि हमें ये फलाना मंदिर बना है या फलाना मस्जिद बना है या फलाना गुरुद्वारा बना है, ये बिल्कुल बैन है। आर्टिकल 21 कहता है यह फ्रीडम है कि आप अटेंडेंस, रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और रिलीजियस वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशन इंस्टीट्यूट, यानी अब एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में आप फ्रीडम है कि आप इंस्ट्रक्शन जो है रिलीजियस वर्शिप पे कर सकते हैं। जैसे कि आप
मदरसा स्कूल्स में आप रिलीजियस प्रैक्टिस करा सकते हैं, जो हिंदू वाहिनी स्कूल्स वगैरह होंगे उसमें आप रिलीजियस करा सकते हैं। फ्रीडम टू अटेंड अटेंडेंस एट रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और रिलीजियस वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशन, सर्टेन है, हर किसी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन में नहीं होगा। और खासकर जो स्टेट द्वारा रन किया गया है उसमें तो बिल्कुल ही रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस बिल्कुल नहीं दिए जाएंगे, यह एक लिमिटेशन है वहाँ पे। आर्टिकल 29 है प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज, माइनॉरिटीज का कोई डेफिनेशन नहीं है हमारे पास। एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन विद डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, मतलब किसी के पास लैंग्वेज भी है, उससे भी कम लैंग्वेज वाले एरिया में हो तो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी हो, स्क्रिप्ट के बेसिस पे है, कल्चर के बेसिस पे अगर किसी को कंजर्व करना हो तो नो डिस्क्रिमिनेशन इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट और रिलीजन। यानी आप माइनॉरिटीज के बेसिस पे आप अपना प्रोपगेशन कर सकते हो, आप अपने कंजर्व कर सकते हो अपने माइनॉरिटीज के पर्पस को लेकर। आर्टिकल 30 कहता है माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज को है, उसके पास राइट है कि अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को एडमिनिस्टर कर सके या फिर प्रोपेगेट कर सके और स्टेब्लिश करते हैं। स्टेट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट इन ग्रांटिंग एड टू माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन, यानी स्टेट जो है, राज्य जो है, इस बात पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते कि इस रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को हम ज़्यादा देंगे, इस रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को कम देंगे। माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन को जो लिंग्विस्टिक बेसिक्स पे हुई हो सकता है, रिलीजियस बेसिस पे हो सकता है, तो वह पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे, जितना उसे देंगे उतना ही उसे भी देंगे, या फिर नहीं देना होगा तो उनको भी नहीं देंगे। 3 तरह के माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन एग्जिस्ट होते हैं, दोज सीकिंग रिकॉग्निशन एंड एड सब्जेक्ट टू रेगुलेशन, दोज सीकिंग ओनली रिकॉग्निशन एंड सीकिंग नीदर सब्जेक्ट। यानी 3 तरह के इंस्टीट्यूशन हैं जो हमारे इंस्टीट्यूशन, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन एग्जिस्ट करते हैं, जो रिकॉग्निशन और एड, मतलब उनकी पहचान और किसी तरह की सहायता ले रहे हो राज्य से। दूसरा, या तो सहायता ले रहे हो लेकिन रिकॉग्निशन नहीं ले रहे हो, या फिर ओनली रिकॉग्निशन हो और सहायता ही नहीं ले रहे हो किस तरह के, या फिर ये भी सकता है दोनों में से कुछ भी नहीं ले रहे हो। तो वह 3 तरह के माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन हमारे इसमें दिया हुआ है। अब है मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, आर्टिकल 32, यानी राइट टू हैव कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, यानी आपके किसी भी फंडामेंटल राइट्स जो दिया गए हैं, फंडामेंटल राइट्स हमारे आर्टिकल 12 से 35 के बीच में फंडामेंटल राइट्स, उसके कोई भी किसी तरह का वायलेशन होगा, आप सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा कभी भी खटखटा सकते हैं, यह आपका हक है। आर्टिकल 32 के तहत इसको BR अम्बेडकर ने हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा है। आर्टिकल 226 के तहत भी जा सकते हैं, लेकिन उसका स्कोप थोड़ा नैरोअर है, और सिर्फ और सिर्फ 32 में है तो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ये खुद में एक फंडामेंटल राइट है। आर्टिकल 32 कॉल्ड एज हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय अम्बेडकर। ये रेमेडीज प्रोवाइड्स रेमेडीज फॉर enforcement of fundamental rights. It guarantees the right to approach Supreme Court directly for fundamental right violations. अगर राज्य किसी भी तरह का फंडामेंटल वायलेशन करती है आपके साथ तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। फिर क्या क्या है, डायरेक्ट एक्सेस टू सुप्रीम कोर्ट। इसमें सुप्रीम कोर्ट रिट ज्यूरिसडिक्शन होते हैं, जैसे टोटल 5 होते हैं, हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सेसरी एंड क्वारेंटो, जो हम आगे देखेंगे। उसके तहत आर्टिकल 32 के तहत जो भी वायलेशन जाएगा तो इसे सुप्रीम कोर्ट रिट जुडिकेशन करेगी, और पार्लियामेंट के पास पावर है कि अदर कोर्ट्स को भी ये दे दे कि रिट्स इशू करे कि फंडामेंटल राइट्स को जो इन्फोर्समेंट है उसके ऊपर ध्यान दिया जा सके। और इमरजेंसी के टाइम में जो सस्पेंशन है उसकी भी जिक्र है, राइट्स कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी एक्सेप्ट एज प्रोवाइडेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन बट पावर इट्स डिसीजन। यानी इमरजेंसी के टाइम पे हमारे कुछ कुछ फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड किया जा सकता है, बिल्कुल ख़त्म नहीं किया जा सकता, सस्पेंड किया जा सकता है, लेकिन ये ध्यान रखना है कि ये सारे राइट्स हमारे आर्टिकल 32 में एम्बेडेड है, और ये हम इसके किसी भी तरह के वायलेशन से हम अगेंस्ट में हम कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। हमारे संविधान के अकॉर्डिंग 5 राइट्स सुप्रीम कोर्ट के पास है जो इशू करती है अगेंस्ट रेमेडीज, फंडामेंटल वायलेशन के रेमेडीज के बेसिस पे। ये हम इंग्लिश लॉ से लिए गए हैं। जैसे हेबियस कॉर्पस है, टू हैव द बॉडी, इसका लिटरल मीनिंग है, हेबियस कॉर्पस का मतलब ये है किसी भी व्यक्ति को अगर किसी ने, पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जो कोर्ट है वो ऑर्डर देती है कि आपको इस 24 घंटे के अंदर उस व्यक्ति को हमारे सामने लाना होगा। मतलब रास्ते की जर्नी को छोड़कर, मतलब मान लो कोई इंसान को गिरफ्तार कहीं 2000 किलोमीटर दूर से किया गया हो तो लाने में टाइम लगेगा ही, लेकिन जब भी उसको अरेस्ट किया गया किसी क्राइम के द्वारा किए जाने पर,
तो उसको 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के पास लाना होगा। ऑर्डर रिलीज ऑफ अनलॉफुल डिटेन पर्सन, कहने का मतलब है अगर अनलॉफुल डिटेन पर्सन किया गया है, उस आदमी को डिटेन किया गया है, गिरफ्तार किया गया है, तो उसे 24 घंटे के भीतर उसको छोड़ना होगा। अगर रिटेन किया गया वैलिड है तो उसको जाना पड़ेगा जो कोर्ट है उसके 24 घंटे के भीतर। अगला है मैंडमस, मतलब है इसका लिटिल मीनिंग री कमांड। मैंडमस कहता है कि जैसे मान लीजिए है कि कोई ऐसा काम जो आपके फंडामेंटल राइट्स के अकॉर्डिंग नहीं हो रहा है, तो आप सुप्रीम कोर्ट में जाके कहेंगे कि ये हमारा फंडामेंटल राइट है, इसका वायलेशन है, तो सुप्रीम कोर्ट कहेगी कि हम तुम्हें कमांड देते हैं उस बॉडी को, उस स्टेट्स को मैंडमस के थ्रू, हम कमांड देते हैं कि उस पब्लिक अथॉरिटी की वजह से को आप परफॉर्म करना होगा, अपना स्टेचुटरी ड्यूटी देना होगा, नॉट इशूड अगेंस्ट प्राइवेट यूजर्स और पब्लिक। यह स्टेट को ही देगा, किसी प्राइवेट काम के नहीं। जैसे मान लो किसी ने कह दिया कि हमारे घर का ये बनवाना है तो प्राइवेट एंटिटी नहीं, ऐसा नहीं। जो स्टेट द्वारा किए गए कृत जो काम है उसके बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट उस स्टेट को रिट्स देगी, उस राज्य इन द सेंस पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को कहेगी कि आपको ये कमांड करना है, पब्लिक अथॉरिटी के लिए काम करना है, टू परफॉर्म करना है अथॉरिटी के लिए, सो दैट उसके फंडामेंटल राइट्स को वायलेट ना किया जा सके। थर्ड है प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन में जो ये प्रोहिबिशन लिखा हुआ है टू फॉरबिड, ये लोअर कोर्ट प्रिवेंट्स लोअर कोर्ट फ्रॉम एक्सीडिंग जुरिस्डिक्शन, यानी जो लोअर कोर्ट है इसको पहले ही रोक देती है कि अपने इस जुरिस्डिक्शन को पार नहीं करना है। आपको जितना जुडिशियल ऑथोरिटीज दिया गया है, जुरिस्डिक्शन दिया गया उसी के भीतर हो गया है। और याद रखना ये सिर्फ जुडिशियल और कासी जुडिस ऑथोरिटीज को दिया गया है, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज को नहीं। ऐसा नहीं है कि किसी एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी को ही प्रोविजन कर दी जाए कि आपको अपने जुडिक्शन से बाहर नहीं जाना, नहीं। लोअर कोर्ट को और कासी जुडिशियल, ऐसे जुडिशियल जैसे एनजीटी वगैरह हो गया, ये भी जो जजमेंट पास करती है उसको कह दिया कि अपने जुडिक्शन से बाहर नहीं जाना है, आपको जो दायरा है आपका उसी भीतर में रहकर आपको अपना फैसला देना है, तो वह प्रोहिबिशन हो गया। सर्जरी क्या है? टू बी सर्टिफाइड, रिव्यू लोअर कोर्ट डिसीजन फॉर जुरिडिक्शन, मतलब लोअर कोर्ट ने जो जुरिडिक्शन दिया है उसके जजमेंट को या फिर उसके जुरिडिक्शन को रिव्यू करने के लिए है, और उसने जो एरर किया है अपने जजमेंट को उसको रिव्यू करने के लिए सर्जरी है। देखिए सुप्रीम कोर्ट या फिर जो हायर कोर्ट है लोअर कोर्ट के जुरिडिक्शन को रिव्यू कर रही है तो वह सर्जरी है। लेकिन इससे यह कृत करने से पहले, यह काम करने से पहले ही उसको रोक दिया जाए तो वह प्रोहिबिशन है। और यह एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज को भी एक्सटेंड कर दिया गया था कि आपने जो एरर किया है, जुरिडिक्शन एरर है, उसको रिव्यू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट है, तो प्रोहिबिशंस पहले ही रोक देती है और सर्जरी उसके जो एरर हो चुका है उसके बेसिस पे उसको रोकना है। नेक्स्ट है क्यो वारंटो, बाय व्हाट वारंट, यानी ये पूछता है किसी भी अथॉरिटी से कि आपकी क्या मतलब एंटिटी है, कि किस बेसिस पे आपने ये जो एक्ट किया है उसकी क्या अथॉरिटी है, क्या आपके पास वह अथॉरिटी है भी या नहीं। चैलेंज पर्सन क्लेम्स टू पब्लिक ऑफिस, मान ले किसी इंसान ने जो पब्लिक ऑफिस के जो बैठा हुआ उसको देखने के लिए कि वो है भी कि नहीं, एप्लीकेबल टू सब्सटेंटिव पब्लिक ऑफिस क्रिएटेड बाय स्टैट्यूट और कॉन्स्टिट्यूशन, मान लो कॉन्स्टिट्यूशन और स्टेट्स ने बना दिया किसी बॉडी को, तो देखेगी कि वो बॉडी वाकई में उस सुटेबल पोजीशन पे फिट है भी कि नहीं। तो चैलेंजेस पर्सनस क्लेम टू पब्लिक ऑफिस, यानी वो देखना चाह रही है कि जो आपकी अथॉरिटी है वो आपके उस पब्लिक ऑफिस में बैठने के लिए है भी कि नहीं। ये एप्लीकेबल टू सब्सटेंटिव पब्लिक ऑफिसेस क्रिएटेड बाय स्टैट्यूट और कॉन्स्टिट्यूशन। अब है these constitutional remedies ensure the fundamental rights remain enforceable, मतलब हमेशा फोर्सेबल रहे, और प्रोवाइड सिटीजन हु डायरेक्ट एक्सेस टू जस्टिस, जब भी यह जस्टिस प्रोवाइड करता है हम सभी लोगों को जब भी उसको लगे कि हमारे फंडामेंटल राइट्स को वायलेट किया गया है। अब हम जो कंक्लूडिंग आर्टिकल से देख लेते हैं, आर्टिकल 33, आर्टिकल 45, ये ज़्यादा उतना इंपॉर्टेंट है भी नहीं, लेकिन एग्जाम पर्सपेक्टिव से तो कुछ भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, ये ध्यान रखना है। तो आर्टिकल 33 कहता है जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं मेंबर ऑफ आर्म फोर्सेस, पैरामिलिट्री फोर्सेस, पुलिस फोर्सेस और इंटेलिजेंस एजेंसी
कि फंडामेंटल राइट्स को मॉडिफाई कर सके, थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट कर सके, ताकि जो डिसिप्लिन है उसको इंश्योर करना है और वो अपनी ड्यूटीज को प्रॉपर तरीके से डिस्चार्ज कर सके, परफॉर्म कर सके। इसीलिए आर्टिकल 33 में उसमें थोड़ा रेस्ट्रिक्शंस है, उसको मॉडिफिकेशन किया जाता है। और आर्टिकल 34 सीधा सिंपल सी बात है कि मार्शल लॉ में जो एरिया है, जो एरिया को डिफाइन किया, जो ट्रीटी मार्शल लॉ लगा हुआ है, उसमें क्या क्या पार्लियामेंट के जो डन है, एक्शंस किए गए हैं, उसके बेसिस पे जो मेंटेनेंस है उसको देखा जाएगा। आर्टिकल 34 में है, ऑथराइजेस पार्लियामेंट टू इंडेंटिफाई any person for acts done in connections with maintenance or restoration or order during martial law। यानी मार्शल लॉ के दौरान जो जो क्या क्या फंडामेंटल राइट्स है उसके सस्पेंशन के, या फिर क्या क्या जो हमारे फंडामेंटल राइट है उसको थोड़ी देर के लिए हटा दिया जा सकता है, वो सब चक्कर जिक्र है 34 में। 35 में क्या है कि पार्लियामेंट के पास एक्सक्लूसिव पावर्स है किसी भी तरह का लॉज बनाने का। जो भी लॉज है उसको जो बनाया गया है और उसको प्रिस्क्राइब करना है कि जो पनिशमेंट है उस एक्ट को, जो फंडामेंटल राइट्स को इफेक्ट करने के लिए, तो पार्लियामेंट के पास ये पावर देता है आर्टिकल 35 कि पार्लियामेंट एक लॉज बनाए, जो पनिशमेंट बनाए कि फंडामेंटल राइट्स को जो वायलेट होगा उनको इफेक्ट देने के लिए जो जो पनिशमेंट्स है या फिर एक्ट्स है उसके ऊपर आर्टिकल 35 में जिक्र है। तो यहाँ पे हमारा फंडामेंटल राइट चैप्टर खत्म हो जाता है। ध्यान रखने वाली बात है कि हमारे फंडामेंटल राइट्स जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है किसी भी इंसान या किसी भी सिटीजन के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, लिबर्टी के लिए, जो उसके लाइफ को डिग्निफाइड लाइफ जीने के लिए। तो हमने आज की वीडियो में देखा कि आर्टिकल 12 से जो स्टेट की डेफिनेशन बताती है, 13 में जो जुडिशल रिव्यू की बात करती है, 14 में इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ और इक्वालिटी बिफोर लॉ, 15 में दिखाता है कि डिस्क्रिमिनेशन किसी भी तरह का कास्ट, सेक्स, जेंडर, प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पे नहीं होगा। 16 में हमने देखा कि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में है उसमें हो जाएगा। आर्टिकल 17 में देखा कि अनटचेबिलिटी को अबॉलिश किया गया है। आर्टिकल 18 में हमने देखा जो टाइटल्स है, जो हम प्रीफिक्स और सफिक्स नाम के आगे पीछे यूज करते हैं, वो अबॉलिश किया जाता है। आर्टिकल 19 में हमने 6 आर्टिकल्स जो फ्रीडम्स की जो बात की गई, स्पीच एंड एक्सप्रेशन, पीसफुल असेंबली, फ्री मूवमेंट, फ्रीडम टू हैव एनी प्रोफेशन, फ्रीडम टू डिसाइड, ये सब चीज़ें हमने देखा। आर्टिकल 20 में हमने देखा कि कोई आदमी अगर गिरफ्तारी है, कन्विक्टेड है, तो उसके पास क्या क्या राइट्स हैं, कि डबल डबल जेपार्डी नहीं होगा, एक्स फैक्टर लॉ से उसको इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, वो सेल्फ इंक्रीमेंट यानी अपने गुनाह को मानने के लिए उसको फोर्स नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 21 में हमने देखा कि किसी भी राइट टू, कोई भी इंडिया का ऐसा कानून जो लाइफ, राइट टू लाइफ को हिट ना करता हो, उसको हनन ना करता हो, सिवाय इसीलिए कि प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, या फिर नया इवॉल्व में देखा है तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के बेसिस पे ही किसी भी इंसान को उसके जीवन को डिग्निफाइड लाइफ उससे वंचित किया जा सकता है। आर्टिकल 22 में हमने देखा जो डिटेंशन के जो राइट्स दिए गए हैं लोगों को, प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिटेंशन के जो है, कि उसके पास लीगल जानने का हक है किस बेसिस पर गिरफ्तार किया गया है, उसके पास एफआईआर की कॉपी लेने का अधिकार है, उसके पास ये अधिकार है कि वो एडवोकेट रख सके, उसके पास अधिकार है कि 24 घंटे के अंदर कर सके, और प्रिवेंटिव डिटेंशन में उसके पास 3 महीने तक ही रखे जाने का प्रोविज़न है, और उससे ज़्यादा होगा तो एक हाई कोर्ट कमेटी बैठेगी इस बात को लेकर। आर्टिकल 23 में हमने रिलीजियस फ्रीडम्स के बारे, ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो प्रोहिबिशन हुआ है, 24 में हजार्डस एक्टिविटीज़ में बच्चे इन्वॉल्व नहीं होंगे, 25 में रिलीजियस फ्रीडम्स को देखा, 26 से लेकर 29 तक रिलीजियस माइनॉरिटी को देखा। 31 में हमने जो 31 आर्टिकल है ही नहीं उसको हटा दिया गया है। 32 को हमने देखा कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल लिबर्टी, वो हार्ट एंड सोल ऑफ द कल्चर ऑफ भीमराव अम्बेडकर ने कहा। तो इन सभी आर्टिकल्स को देखने के बाद हमें ये लग रहा है कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो वैल्यूज है, फिलॉसफी है, जो हमारे फाउंडिंग फादर्स ने रखी थी, एक ओवरऑल डेवलपमेंट, एक लाइफ के लिए, एक पर्सन की लाइफ के लिए, डिग्निटी के लिए, वह एक प्रॉपर प्रोसीजर में दिया गया है। अगर किसी तरह का वायलेशन होता है तो हमारे पास अधिकार है कि हम हाई कोर्ट जा सके, सुप्रीम कोर्ट जा सके, और पार्लियामेंट उसके यहाँ पे कानून बनाए कि इसकी जो जो क्या क्या पनिशमेंट्स होंगे। तो आई थिंक ये थोड़ा लंबा वीडियो था, लेकिन सारे कॉन्सेप्ट मेरे हिसाब से क्लियर हो गए होंगे। होप यू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल ऑल्सो।
If you want any kind of suggestions, if you want any kind of explanation of otherwise than other than the video, you can comment me in the box. Till then, stay healthy, stay happy, have a good day. Thank you very much.